नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। जस्ट 7 फाइट। नेहा घर से निकली और ड्राइवर से बोली, कार निकालो, स्कूल जाना है। ड्राइवर ने नेहा की बात सुन तुरंत कार गराज से निकली और नित्या के पास आकर रोकी। नेहा कार में बैठी और कार स्टार्ट हो गई। आधे घंटे बाद नेहा ने ड्राइवर को कर शॉपिंग मॉल पे रोकने को कहा और नीचे उतरकर बोली, आप जा सकते हो। फिर कुछ सोच नित्या ने आगे कहा, और कोई पूछे कहा छोड़ा तो बोलना स्कूल। बोल नेहा वहां से चली गई और कार में बैठे ड्राइवर ने अपना पसीना पूछा। फिर जाती हुई नेहा का पीठ देखते हुए बोला, बड़ी मिस ज्यादा अच्छी है, ये मिस हमेशा कोल्ड फेस बनाए रखती है। खैर मुझे क्या। बोल ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया और वहां से चला गया। यहाँ शॉपिंग मॉल के अंदर कुणाल ने अपने लिए कपड़े देखते हुए सोफे पर बैठे अमन को देखकर कहा, अमन भाई वैसे आपको पता है वो जो प्रीति लड़की थी ना, जो कल आई थी, वो सिर्फ पढ़ने में ही नहीं बुरी है बल्कि उसकी रेपुटेशन भी काफी खराब है। मैंने कल जब उसके टीचर से बात की तो पता चला कि वो रावत परिवार की छोटी बेटी है, इसीलिए उसे स्कूल से नहीं निकाला। वैसे अमन भाई, राजकुमार सर कब वापस आ रहे हैं? अमन जो आलस से सोफे पर बैठा हुआ था और अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसने कुणाल की सारी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें आलस से खोली और कुछ सोचकर बोला, खुद पता कर लो। बोल अमन खड़ा हुआ और उस शॉप से निकलकर बाहर आया और अपनी सिगरेट जलाकर उसका एक कश लिया। तभी उसके पीछे से कुणाल की आवाज उसके कानों में पड़ी, ओ तेरी, ये क्या, ये लड़की यहाँ भी लड़ाई करना चाहती है क्या? ये सुन अमन ने आलस से उस लारफ एक नजर देखा जो अब तक उसकी वॉलेट आंखें जो अब तक हर चीज में अनइंटरेस्टेड थी, वो हल्की चमकी और अमन में अपनी सिगरेट का एक और काश लिया। फिर उस तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। नेहा कार से निकल माल के अंदर आई कि तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और उसके सामने गुलाब करते हुए बोली, दीदी ये गुलाब ले लो, सिर्फ 20 रुपए का है। नेहा ने उस बच्ची को देखा, फिर उसके गुलाब को। उस बच्ची की उम्र करीबन 8 साल होगी। स्कूल जाने की उम्र में वो लड़की फूल बेच रही थी। ये देख नेहा उस लड़की के सामने अपने घुटनों पर बैठी और अपनी साफ आवाज में बोली, आप स्कूल नहीं जाती? वो लड़की नेहा की आवाज और सवाल सुन हैरान रह गई, पर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, नहीं। नेहा ने पूछा, क्यों? तो वो लड़की बोली, वो लोग हम सबको यहाँ काम करवाने के लिए लाते हैं। वो लोग? ये सुन नेहा की भौहें सिकुड़ गई और उसने एक हल्की मुस्कान के साथ उस लड़की से पूछा, स्कूल जाना है? ये सुन वो लड़की बोली, हाँ पर वो लोग? ये सुन नेहा ने उस लड़की के बाल सहलाते हुए कहा, कहा है वो लोग, मुझे मिलना है उनसे, चलो मैं तुम्हें और बाकी के बच्चों को स्कूल भेजूंगी। ये सुन वो बच्ची खुश हो गई, लेकिन कुछ सोच वो बोली, नहीं वो बहुत गंदे हैं, आप मत जाए, मुझे स्कूल नहीं जाना। उस बच्ची की बात सुन नेहा के हाथ की उंगली हल्की कांपी, पर फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो कुछ नहीं करेंगे मेरा, चले। इस पर वो बच्ची मान गई और नेहा को माल के दूसरे साइड लाई जहां सिर्फ वीवे अलाउड थे। उस लड़की ने नेहा को एक आदमी की तरफ उंगली कर इशारा किया और बोली, वो उन लोगों का बॉस है। इस पर नेहा ने उस आदमी को देखा जो हट्टा कट्टा था। फिर उस बच्ची से बोली, तुम 100 तक गिनो, मैं उनसे बात करके आती हूँ, पर हाँ अपनी आंख बंद करके गिनना और यहाँ जो कुछ हो उस पर ध्यान मत देना। नेहा की बात सुन उस लड़की ने सारे फूल पास की बेंच पर रखे और खुद भी बेंच पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर गिनना शुरू किया। और ये देख नेहा ने उस बच्ची का सर सहलाया और अपना बैग वही बेंच पर रख उस आदमी के पास चल दी। नेहा उस आदमी के पास आए और उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया तो वो आदमी मुड़ा और अपने सामने खड़ी खूबसूरत सी लड़की को देख एक डिस्गस्टिंग स्माइल के साथ बोला, क्या चाहिए मैडम? ये सुन नेहा ने अपनी साफ आवाज में आलस से कहा, मुझे वो सारे बच्चे चाहिए जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। नेहा की बात सुन वो आदमी पहले हैरान हुआ, फिर हंसते हुए बोला, क्या बच्ची मैडम? बोला तो खुद मैडम समझने लगी। चल निकल, वरना फिर तुझे भी उन बच्चों में से एक बना दूंगा। नेहा ने उस आदमी की बात सुनी, फिर उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, तुम जितने भी आदमी जो सभी मेरे साथ एक फाइट करो, जो जीता बच्चे उसके। ये सुन वो आदमी फिर हंसा और बोला, और तू हारी तो तू मेरी। उस आदमी के इस बात पर नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और बोली, जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। नेहा की बात सुन उस आदमी ने सीटी बजाई तो बहुत सारे आदमी जो करीबन 25 थे उसके पास आ गए। इस आदमी ने उन सभी से कहा, इस लड़की को इसकी औकात दिखाओ।
ये सुन सभी आदमियों में से एक आदमी बोला, भाई इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। बोल वो नित्या की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने निया को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया कि तभी निया ने उसकी टांग पकड़ी और फिर उन आदमियों के बॉस को देखते हुए बोली, टाइम नहीं है। बोलकर निया ने उस आदमी को उठाकर जमीन पर फेंका, फिर उसकी टांग पकड़ उसे मरोड़ते हुए बोली, साथ में आने को कहा ना। बोलते हुए निया ने उस आदमी की टांग तोड़ दी। और यही सीन कुणाल और अमन ने देखा जब वो निया को देखने थोड़ा करीब गए। कुणाल ने निया को देखते हुए कहा, अमन भाई ये लड़की शकल से परी दिखती है लेकिन इसकी हरकतें, भला एक 17 या 18 साल लड़की ऐसे बिहेव करती है क्या? कुणाल की बात सुन अमन ने उसे बिना देखे कहा, एक परी जैसी लड़की मुसीबत में है तो क्या तुम्हें उसके मदद नहीं करनी चाहिए? अमन की बात सुन कुणाल ने अमन की तरफ तुरंत देखा। इस वक्त कुणाल की आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो रखी थी जैसे उसने पता नहीं क्या हो सुन लिया हो। और उसका एक्सप्रेशन ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि अमन सिंह ठाकुर जिसने अपने आंखों के सामने क्या क्या नहीं देखा, लेकिन कभी उनमें से किसी की भी हेलो नहीं कि वो आज किसी की मदद करना चाहता था, वो भी उसके कंधों की मदद से। अमन ने कुणाल की हैरानी को इग्नोर करते हुए आलस से कहा, जाओ जाकर मदद करो। ये सुन कुणाल ने अपने सामने का नजारा देखा तो अब हालत गंभीर थे। निया को उसके आदमी का पैर तोड़ता हुआ देख उस आदमी ने अपने बाकी के आदमियों से कहा, जाओ जाकर उसे संभालो। ये सुन सभी आदमी एक साथ निया की तरफ बढ़े और ये देख निया के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई और उसकी आंखें दोबारा लाल होने लगी। निया ने वही पास में पड़े लोहे की रोड को उठाया और आते हुए आदमियों के गले पर जोर से मारा, जिसके बाद एक साथ ही 5 आदमी नीचे गिरे और ये देख वहां खड़े लोग और वो आदमी हैरान रह गए, लेकिन निया ने उन लोगों को मौका दिए बगैर बाकी के आदमियों के गले पर मरना जारी रखा और 30 सेकंड में वो 25 के 25 आदमी जमीन पर थे। निया ने उस रोड को जमीन पर फेंकते हुए उन आदमियों के हेड से कहा, सारे बच्चे अगर मेरे 20 गिनने तक यहाँ नहीं पहुंच तो तुम। बोली हुई निया ने आसमान की तरफ इशारा किया और बोली, वहां पहुंचोगे? सो फास्ट। बोल निया ने काउंटिंग शुरू की और उस आदमी ने डर के मारे फिर सिटी बजाए और अपने जेब से एक रिमोट निकल कर दबाया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद वहां पर बहुत सारे बच्चे भागकर आए और इन सब में अभी निया ने 8 तक भी नहीं गिना था। निया ने सभी बच्चों को देखा, फिर उस आदमी के पास वो गिरा हुआ रोड उठाकर आए और उस आदमी के घुटनों पर मारते हुए बोली, अब पुलिस को तुम बुलाओगे या मैं? ये सुन उस आदमी ने कांपते हुए हाथों से पुलिस को फोन किया और इस बीच में निया ने अपना फोन निकाला और कुछ करने लगी। करीबन 2 मिनट बाद वो बच्ची जो निया के पास गुलाब बेचने आई थी वो आए और निया के हुडी को खींचते हुए बोली, दीदी आप ठीक तो हो ना? उस बच्ची की आवाज सुन निया ने अपना फोन बंद किया और उस बच्ची के सामने झुकते हुए बोली, हाँ, तुम सभी बच्चों को देखो और बताओ तुम्हारे सभी दोस्त हैं ना यहाँ पर? इस पर उस बच्ची ने तुरंत वहां खड़े सभी बच्चों को देखना शुरू किया और सबके नाम लेने शुरू किए। इन सब में 1 मिनट बीत गया और वो बच्ची फिर निया की तरफ मुड़कर बोली, हाँ सभी है। वैसे दीदी इन सभी लोगों को क्या हुआ है, ये सभी यहाँ सो क्यों रहे हैं? ये सवाल सुन निया ने उस लड़की के बालों को सहलाया और बोली, क्योंकि सभी को नींद आ रही थी। निया की ये बात सुन वो आदमी और वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। कुणाल ने निया की तरफ इंटरेस्ट से देखते हुए कहा, क्या लड़की है बताओ, ऐसे कोई झूठ कहता है? इस झूठ का क्या सेंस बना? तभी वहां पर पुलिस आ गई, क्योंकि माल के पास पुलिस थाना था तो पुलिस को आने में टाइम नहीं लगा। पुलिस को देखो आदमी जिसने पुलिस को बुलाया था उसने पुलिस से कहा, सर इस लड़की ने मेरे दोस्तों को मारा है, आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी को इग्नोर किया और निया के पास आकर रिस्पेक्ट के साथ बोला, मिस रावत आप यहाँ। निया ने उस ऑफिसर को देख कहा, ये लोग इन बच्चों से काम करवाते हैं, आप इन सभी को थाने में ले जा सकते हैं। निया की बात सुन इस ऑफिसर ने सभी जगह देखा जो आदमी गिरे हुए थे और वहां पर बहुत सारे बच्चे भी थे। ये देख उस पुलिस ऑफिसर के चेहरे की पोलाइट स्माइल गायब हो गई और उसकी शक्ल रोनी सी हो गई, पर उसने खुद को कंट्रोल में करते हुए कहा, जी मैं ये हैंडल कर लूंगा। और ये बच्चे? तो निया ने कहा, इन्हें विश्वास अनाथालय भेज दीजिए और यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लीजिएगा। बोल निया ने उस बच्ची के सर को सहलाते हुए कहा, आप इन अंकल के साथ जाओ, ये आपको एक नए घर ले जाएंगे जहाँ जाकर आप स्कूल भी जा सकती हो। इस पर वो लड़की खुश होते हुए बोली, सच में? तो निया ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ। बोल निया ने अपना फोन अपनी पैंट के पॉकेट में डाला, तभी उसे खुद पर किसी की तेज नजरें महसूस हुई जो बाकी लोगों की नजर से अलग थी। ये महसूस कर निया ने उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देख निया ने अपना सर झटका और अपना बैग बेंच से उठाया और अपना ईयरफोन फोन में लगाकर कानों में लगाया और वहां से बाहर निकल गई। यहाँ माल के पार्किंग लॉट में कुणाल ने ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, अमन भाई आपको क्या लगता है रावत परिवार इतना पावरफुल है कि डीएसपी प्रताप जो खुद एक ईमानदार पुलिस वाले हैं वो उस घर की लड़की की इज्जत करने लगे हैं? अमन भी कार की बैक सीट खोल कार में बैठा और अपना सिर पर आराम से बैठते हुए बोला, कार स्टार्ट करो।
अमन की बात सुन कुणाल ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई, तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और वो बोला, अमन भाई क्या आप। लेकिन इसके आगे कुणाल ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके कानों में अमन की उंगलियों से टक टक करने की आवाज कान में पड़ी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, उसे ठाकुर परिवार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बार अमन ने अपनी टक टक को बंद किया और अपनी आंखें खोली और कुणाल को देखते हुए एक चार्मिंग स्माइल के साथ हालत से बोला, मुझे किसी के एक्सेप्टेंस से क्या मतलब है। ये सुन और अमन की स्माइल देख कुणाल ने अपना मुंह बंद किया और कार स्टार्ट की। यहाँ मॉल के बाहर नेहा ने अपने फोन में टाइम देखा तो 3 बज गए थे। नेहा ने कुछ सोचते हुए जैसे ही कैब बुक करने की एप्लीकेशन को खोला कि तभी उसके सामने एक ब्लैक मेबैक खड़ी हुई और ये देख नेहा ने अपनी आंखें उठाकर सामने देखा तो कार की विंडो नीचे हुई और कुणाल का हंसता हुआ चेहरा नेहा के सामने आया। कुणाल ने सड़क पर खड़ी सुंदर लड़की को देखते हुए कहा, हाय प्रीटी लेडी, स्कूल जा रही हो। कुणाल को देख नेहा ने अपने होंठ दबाए और हाँ में सर हिलाया तो कुणाल बोला, अच्छा आओ मैं भी वही जा रहा हूँ। ये सुन नेहा ने अपनी उंगली को हल्का मोड़ते हुए कुछ सोचा, फिर बैक सीट का दरवाजा खोल अपना सर नीचे किए हुए बैठ गई। तभी उसके नाक में जानी पहचानी खुशबू गई जो सिगरेट और मिंट की थी। ये खुशबू नाक में पड़ते ही नेहा ने अपनी आंखें उठाकर अपने बगल में देखा जहां अमन आराम से सिर पर आलस से बैठा हुआ था। अमन की आंखें इस वक्त बंद थी। गोरा चेहरा, बला की चेहरे की बनावट, बंद आंखें जिनकी गहन पलकें उन आंखों को और खूबसूरत बना रही थी, छोटी सी नाक, गुलाब हाथ जो पतले थे लेकिन सुंदर। अभी नेहा अपने सामने बैठे आदमी को देख ही रही थी कि तभी उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और उसकी वॉलेट आंखें नेहा के काली आंखों से जा मिली। 6:01 दोपहर। नेहा की काली आंखें अमन की उन वॉलेट आंखों से जा मिली। अमन की आंखें बिल्कुल उसकी तरह खूबसूरत थी, गहरी राजों से भरी हुई, तो वही नेहा की आंखें भी बिल्कुल उसकी ही तरह थी, खूबसूरत लेकिन खाली दिल, जिनको एक बार चमकते हुए देखने का दिल करता, ये जानने की इच्छा जगाती कि जब उन आंखों में जिंदगी होगी तो वो कितनी खूबसूरत होंगी। प्रिटी लेडी दरवाजा बंद करो, हमें चलना भी है। कुणाल की बात सुन नेहा ने तुरंत अपनी पलकें नीचे कर ली और कार का दरवाजा बंद किया। कुणाल ने ड्राइविंग करते हुए नेहा से पूछा, वैसे आपका नाम क्या है। ये सवाल सुन नेहा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, नेहा रावत। ये सुन कुणाल ने कहा, ओह वैसे आज तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। इस पर नेहा ने खिड़की से अपना सर लगाया और बोली, हाँ। तो कुणाल बोला, वैसे कल तुमने एंट्री नहीं की था दवाई लेने पर। कोई बात नहीं, आज कर देना। वैसे कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम। नेहा जो खुद पर कब से किसी की नजरें महसूस कर रही थी, उसकी उंगलियां हल्की कांपी। फिर नेहा ने अपनी आंखें बंद की और बोली, 12F। ये सुन कुणाल ने आगे कहा, ओह 12F तो F सेक्शन कौन से क्राइटेरिया में आता है, मतलब एलिट, गुड, एवरेज, बैड। नेहा ने कुणाल का सवाल सुन अपना सर मला। अब उसे इस कार में बैठना एक गलत फैसला महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी नेहा ने जवाब दिया, वेरी बैड। ये सुन कुणाल ने आगे कहा, अच्छा मुझे लगा ही था। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे मार्क्स देखकर गुस्सा नहीं करते। अब बस बहुत हो गया था नेहा के लिए, इसीलिए नेहा ने अपनी आंखें खोली और वो जैसे हो कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसकी आंखें एक बार फिर उसके सामने बैठे आदमी से जा मिली और नेहा ने अपना मुंह बंद किया और उसकी सिकुड़ चुकी आंख धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और उसने एक बार फिर अपनी पलकें झुका ली। तभी उसके कान में अमन की चार्मिंग पर आलस से भरी आवाज पड़ी जो कुणाल से कह रहा था, चुपचाप ड्राइविंग करो। अमन की बात सुन कुणाल शांत हो गया और उसने रेडियो ऑन किया और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। अमन अपने सामने बैठी लड़की को ना जाने कब से देख रहा था। पहले ये लड़की जब सड़क पर खड़ी थी तो इसकी आंखों में कंफ्यूजन था, लेकिन स्कूल का नाम सुन उसकी कंफ्यूजन दूर हो गई और वापस जी लड़की शांत हो गई। जब ये लड़की कार में बैठी तो ये एकदम शांत थी, फिर उसे देख हैरान, फिर कुणाल के सवालों से परेशान, और अब उसकी आंखों से आंखें मिलाई तो अशांत सोचते हुए अमन के होगी पर हल्की मुस्कान आ गई। अमन को अपने समन बैठी लड़की एक बिल्ली लग रही थी, पर्शियन कैट, बहुत सारे नखरों वाली, पर ये अमन के लिए इंटरेस्टिंग था। सोचते हुए अमन ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। 30 मिनट बाद कुणाल ने कार मेडिकल ऑफिस के बाहर रोकी और फिर रिव्यू मिरर से पूछे देखा तो पाया कि पीछे बैठे दोनों लोग सो रहे थे। अभी कुणाल अमन को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी अमन ने अपनी आंखें खोली और कार से नीचे उतरा। कुणाल ने अब जैसे ही नेहा को जगाना चाहा तो उसने भी अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें लाल थी। नेहा ने कुणाल को एक बार देखा, फिर अपने बगल की सीट पर देखा तो पाया कि अमन वहां नहीं था, तो नेहा भी कार से नीचे उतरी और कुणाल अपनी कार गराज में पार्क करने चला गया। नेहा ने कार से उतरकर अपना फोन निकाला जो बज रहा था। नेहा ने नंबर देखा तो पाया कि ये विशाल जी का कॉल था। नेहा ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से विशाल जी बोले, बच्चे घर कब आ रही हो। ये सुन नेहा अपने जूतों को देखते हुए कुछ देर शांत रही, फिर बोली, नहीं आ रही। नेहा के ये बोलने पर विशाल जी का गहरी सांस लेना सुनाई दिया और वो बोले, क्यों। तो नेहा ने अपने सर को मलते हुए कहा, वो वहां पर है।
नेहा की बात सुन विशाल जी इस बार कुछ सेकंड के लिए शांत रहे, फिर बोले, फाइन, तो दोस्तों के साथ केक काट लेना, मुझे केक की और तुम्हारी फोटो चाहिए। विशाल जी की बात सुन नेहा की भौहें सिकुड़ गई और उसने फिर कुछ सोचकर कहा, ठीक है। बोल उसने विशाल जी को मौका दिए बगैर फोन काट दिया और मुड़कर जैसे जी अपना कदम बढ़ाना चाहा कि तभी वो किसी से टकराए और उसका बैलेंस बिगड़ा। जैसे ही नेहा गिरने लगी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी पतली सी कमर को पकड़ संभाल लिया। अमन ने अपनी बाहों में गिरी लड़की को देखते हुए धीरे से कहा, सच में पतली सी। नेहा ने खुद को संभाला और फिर खड़ी हुई और अमन ने भी अपने कदम पीछे किए और बोला, बर्थडे। अमन की बात सुन नेहा ने अपने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और हाँ में सर हिलाया। ये सके मन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी उसकी नजर नेहा के हल्के लाल कान पर पड़ी और अमन ने धीरे से चिकल किया, हाँ, और मेडिकल ऑफिस के अंदर चल दिया। अमन ने मेडिकल ऑफिस का दरवाजा खोला और किसी को अपने पीछे आता ना पाकर हल्के से अपना सर घुमाया और बोला, एंट्री साइन। ये सुन नेहा भी अमन के पीछे ऑफिस में आने के लिए कदम बढ़ाए। अमन ने दरवाजा खोला, फिर लाइट्स ऑन की, फिर अपने गले से टाई निकालते हुए बोला, सोफे पर बैठो। ये सुन नेहा सोफे पर बैठ गई और फिर ऑफिस में इधर उधर देखने लगी। अमन ने अपनी टाई निकाल खिड़की के पास रखे सोफे पर रखा और अपने व्हाइट शर्ट के बाजू के बटन खोल उन्हें फोल्ड करते हुए नेहा से बोला, घर नहीं जाना। इस पर नेहा ने धीरे से अपनी साफ आवाज में कहा, नहीं। ये सुन अमन ने नेहा की तरफ देखते हुए अपनी दूसरी बाजू को भी फोल्ड किया और फिर पूछा, दोस्त है? तो इस बार फिर नेहा ने धीरे से कहा, नहीं। ये सुन अमन ने फिर चकल किया, हाँ, और अपना सर हिलाते हुए बोला, शाम को कहीं जाना है? इस बार फिर नेहा ने धीरे से कहा, नहीं। तो अमन ने कहा, गुड, देन वील बी कटिंग द केक हियर। अभी अमन ने ये कहा ही था कि कुणाल ऑफिस में आते हुए बोला, क्या काटेंगे? अमन ने अपनी कॉलर का बटन खोलते हुए कहा, केक। तो कुणाल ने पूछा, क्यों? कोई खुशी की बात है क्या? अमन ने 2 ग्लास में पानी निकलते हुए कहा, बर्थडे। कुणाल ने ये सुन कंफ्यूजन में पूछा, किसका? तो अमन दोनों पानी का ग्लास उठाया और एक ग्लास नेहा की तरफ कर दूसरा खुद पीने लगा। ये देख कुणाल ने खुश होकर कहा, वाह नेहा, तुमने बताया नहीं तुम्हारा बर्थडे हुई आज। हैप्पी बर्थडे। तुम रुको, मैं केक लाता हूँ। वैसे कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? ये सुन नेहा ने कुणाल की तरफ देखते हुए अपने होठ को जीभ से गीला करते हुए कहा, थैंक्स, वो व्हाइट फ्रॉस्ट। ये सुन कुणाल ने कहा, ठीक है मैं अभी आया। बोलकर कुणाल ने नेहा का बैग उसे देते हुए कहा, ये तुम कार में भूल गई थी। बैग देकर कुणाल वहां से चला गया और अमन ने अपने लिए फिर ग्लास में पानी भरा और पीने लगा। अमन ने अपना पानी खत्म किया, फिर नेहा का पानी का ग्लास देखते हुए सोफे पर आराम से बैठा और अपना सर सोफे के हेडसेट पर रख सोफे के हैंडसेट पर उंगलियों से टक टक करना शुरू किया। नेहा को भी अमन के नजरों का एहसास हुआ तो उसने पानी का ग्लास उठाया और पानी पिया। ये देख अमन ने टक टक करना बंद किया और नेहा की तरफ देखते हुए पूछा, लास्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए थे? ये सुन नेहा की भौहें सिकुड़ गई और कुछ देर बाद उसने कहा, डोंट नो। ये सुन अमन खड़ा हुआ और अपने स्टडी में गया। कुछ देर बाद अमन वापस आया और इस बार उसके हाथ में कुछ किताबें थी। अमन ने सोफे के दूसरे साइड पर बैठते हुए नेहा की तरफ वो किताबें की और बोला, इन बुक्स में जो सम है उन्हें सॉल्व करो। यूं सुन नेहा ने एक बार बुक्स को देखा, फिर एक बार अमन को और अपने होठ दबा लिए। नेहा की ये हरकत देख अमन की वॉलेट आंखें हल्की चमकी और उसने किताब वापस अपनी तरफ किया। फिर किताब को खोल उसमें कुछ क्वेश्चंस ढूंढ उन्हें नेहा के सामने किया और नोटबुक भी नेहा को खोल कर दिया और बोला, ट्राई इट। ये सुन नेहा ने गहरी सांस ली और क्वेश्चन को पढ़ने लगी। वो क्वेश्चन केमिस्ट्री का था। नेहा ने कुछ देर तक उस क्वेश्चन को देखा, फिर कॉपी में आंसर लिखना स्टार्ट किया। जो पेज अमन ने नेहा के लिए खोला था उसने 15 क्वेश्चन थे। नेहा ने धीरे धीरे आंसर्स लिखना सत्र किया और ये देख अमन के देविलिश हैंडसम चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई, पर वो तुरंत गायब भी हो गई। अमन ने कुछ देर तक नेहा को देखा, फिर स्टडी में जाकर वहां से लैपटॉप लाया और वो भी सोफे की दूसरी साइड बैठकर काम करने लगा। खिड़की से आती धूप दोनों पर पड़ रही थी, एस बड़ी ई से आती ठंडी हवा और कीबोर्ड की टिक टिक, पेन का कॉपी पे चलाना, सब कुछ काफी शांत था और सुकून देने वाला भी। चैप्टर 9 डिनर। लैपटॉप के कीबोर्ड की आवाज और पेन के कागज पर चलने की आवाज पूरे मेडिकल ऑफिस में गूंज रही थी। घड़ी की टिक टिक और सूरज की आती रोशनी माहौल को काफी रिलैक्सिंग बना रही थी। नेहा ने कॉपी में पहला क्वेश्चन किया, फिर सर उठाकर एक बार अपने सामने बैठे उस हैंडसम आदमी को देखा। फिर नेहा ने अपने को वापस कॉपी पर रखा और दूसरा क्वेश्चन करने लगी। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया और कुणाल वापस आ गया। कुणाल ने कार बाहर पार्क की और फिर एक केक का बॉक्स लेकर अंदर आया। कुणाल ने मेडिकल ऑफिस का दरवाजा खोला और फिर केक को नेहा के सामने रखते हुए बोला, ये रहा व्हाइट फ्रॉस्ट केक, ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए रॉयल बेकरी से लाया हूँ। कुणाल की बता सुन नेहा ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर उसे इग्नोर कर क्वेश्चन पर ध्यान देने लगी।
नेहा के हाथ में कॉपी पेन और सामने किताब खुली हुई देख कुणाल भी नेहा के बगल वाले सिंगल सोफे पर बैठा और किताब को लेकर उसके क्वेश्चंस पढ़कर मजाकिया अंदाज में बोला, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस? नेहा, तुम्हें ये समझ में भी आ रहा है? कुणाल की बात सुन नेहा ने उसे चिढ़कर देखा, फिर कॉपी पर कुछ लिखने लगी, लेकिन नेहा के लिखने के स्टाइल को देख कुणाल को हंसी आ गई और उसने नेहा के हाथ से कॉपी और ले लिया। फिर उन आंसर्स को देखते हुए बोला, नेहा, तुम्हें ये क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए थे, तुम्हारी राइटिंग एक 5 के बच्चे से भी गंदी है। ये बोल कुणाल हंसने लगा और नेहा ने एक बार कुणाल को देखा और फिर जोर पर अपनी पीठ और दर टिकाकर आराम से बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अमन ने कुणाल की बातें सुन उसकी तरफ देखा, फिर आराम से बैठी या कहे लेटी हुई लड़की को देख कुणाल के हाथ से कॉपी मांगते हुए बोला, उसे मुझे दो और जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। अमन की बात सुन कुणाल ने अमन को कॉपी दे दी और फिर उठते हुए बोला, नेहा, क्या खाना है तुम्हें? आज तुम्हारा बर्थडे है तो बताओ, वही बनेगा। खाने का नाम सुन नेहा को विशाल जी की बात याद आई और उसने अपनी आंखें खोल अपने पतले हाथ को देखते हुए साफ आवाज में कहा, पिज्जा। पिज्जा सुन कुणाल ने खुश होते हुए कहा, तो ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कार्य हूँ। तभी अमन की साफ आलस से भरी आवाज नेहा और कुणाल के कानों में पड़ी, मिक्स वेज बिरयानी। ये सुन नेहा की भौहें सिकुड़ गई और उसने अमन की तरफ अपने होठों को दबाते हुए देखा और कुणाल का मुंह बन गया। किसी की नजर खुद पर महसूस कर अमन ने अपने हाथ में पकड़ी कॉपी से नजर उठाए और नेहा की तरफ देखते हुए अपनी आलस भरी आवाज में बोला, बच्चों को हेल्थी खाना खाना चाहिए। ये सुन नेहा ने दूसरी तरफ अपना मुंह कर लिया और कुणाल को हंसी आ गई और उसने किचन की तरफ जाते हुए मन में कहा, हाँ, ताकि बच्चा बड़ा हो तो उसे खा सके। यहाँ अमन ने नित्या के किए हुए 2 क्वेश्चन को देखा, फिर टेबल पर रखी कलम को उठाकर उन्हें सही से सॉल्व करके नेहा की तरफ कॉपी करते हुए बोला, इन्हें फिर करो। बोल अमन ने लैपटॉप पर काम करना फिर स्टार्ट कर दिया। नेहा ने अमन की बात सुन अपनी कॉपी उठाए और फिर सोफे पर अपने पैर रख उन सही किए हुए आंसर्स को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। नेहा ने जो आंसर लिखा था वो सही था, लेकिन उसकी टेक्निक अलग थी। वो तकनीक ग्रेजुएशन के बच्चे यूज करते थे, लेकिन अमन ने जो आंसर लिखा था उसकी टेक्निक एक 12th क्लास के बच्चे की तरह थी। नेहा की राइटिंग खराब होने की वजह से कुणाल को वो समझ में नहीं आया, लेकिन अमन ने आंसर को पढ़ उसको सही किया। तभी अमन ने कुछ सोचा और फिर वो किताब उठाकर उसके कुछ और पन्ने पलट फिर एक पन्ना खोल नेहा के सामने रखते हुए बोला, उसके बाद राइटिंग की प्रैक्टिस करो। बोल अमन ने नेहा का एक्सप्रेशन देखे बगैर अपने लैपटॉप पर काम करना जारी रखा और सोफे पर बैठी नेहा ने अमन के हैंडसम चेहरे की तरफ डिस्प्लेजर में देखा, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने एक सो रही बिल्ली को जगा दिया जो और वो नाखुश हो। अमन ने नेहा की नजरों को खुद पर महसूस किया तो उसकी तरफ देखा और अमन को खुद की तरफ देखता पाकर नेहा वापस क्वेश्चंस करने लगी। यहाँ पुलिस स्टेशन में डीएसपी प्रताप पिछली 2 घंटे से किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था। डीएसपी प्रताप ने अपनी कुर्सी से उठते हुए एक बार और कॉल करने का ट्राई किया और मन में बोले, सर कॉल पिक कर लीजिए। और इस बार कॉल पिक हो गई और दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई जो कि शायद 60 साल का होगा करीबन। क्या हुआ प्रताप सर? इतनी बार कॉल करने का क्या कारण है? ये सुन डीएसपी प्रताप ने गहरी सांस लेकर कहा, सर, मिस नेहा रावत ने आज राठौर के आदमियों को पिटा और उसका धंधा बंद कर दिया। डीएसपी प्रताप की बात सुन दूसरी तरफ से वो आदमी हंसते हुए बोला, हा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी वो राठौर काफी उछल रहा था। तुम उन सभी आदमियों को ठिकाने लगाओ और कैसे क्लोज कर दो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। और अगर राठौर वहां आए तो बोल देखना कि वो आदमी भाग गए। ये सुन डीएसपी प्रताप ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है सर, पर मिस नेहा, आप प्लीज उनसे बात करिए कि वो दोबारा ऐसा ना करे। वो तो अच्छा था कि इस बार मैं था थाने में, वरना कोई और होता तो प्रॉब्लम हो जाती। डीएसपी प्रताप की सारी बात सुन वो आदमी बोला, ठीक है, मैं वो देखता हूँ, पर याद रखो कि नेहा का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ये सुन डीएसपी प्रताप ने हाँ कहा और फोन रख दिया। इसके बाद डीएसपी प्रताप ने एक कांस्टेबल को बुलाया और बोला, उन 26 आदमियों को जिप में डालो, उन सभी को आज ही ठिकाने लगाना है। ये सुन उस कांस्टेबल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने हिचकिचाते हुआ कहा, सर, ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? मतलब? लेकिन डीएसपी प्रताप उस कांस्टेबल की बात समझ गए और उन्होंने अपनी टोपी पहनते हुए बिना किसी भाव के कहा, वो 25 आदमी छोटे बच्चों को किडनैप कर उनके बॉडी पार्ट्स काट देते हैं, फिर उन्हें भीख मांगने के लिए फटे कपड़े पहनाकर भेजते हैं जिनमें उन बच्चों का शरीर भी नहीं ढकता, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा नहीं बल्कि कम ही है। बोल डीएसपी वहां से निकल गए और वो कांस्टेबल हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि वो 26 लोग इतने घटिया थे। उस कांस्टेबल ने उन 30 बच्चों के बारे में सोचा जो फटे पुराने कपड़े पहने खुशी से अनाथालय गए और ये सोच उसकी आंख भर आई। यहाँ नेहा ने धीरे धीरे लिखते हुए 1 घंटे में 2 पेज राइटिंग की प्रैक्टिस की।
और अमन ने अब अपना काम खत्म कर लिया था। अमन ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने फोन को उठाया जिस पर किसी का कॉल आ रहा था। अमन ने अपना लैपटॉप लिया और फोन उठाकर खड़ा हुआ और फोन पर बोला, बोलो। बोलते हुए अमन ने एक बार नेहा की तरफ देखा जो आलस से बैठी हुई धीरे धीरे चिट्ठी के चाल से भी धीरे लिख रही थी। ये देख अमन के उन ठंडे वॉलेट आंखों में हल्की सी मुस्कान छा गई और उसने फिर फोन पर बात करते हुए अपने कदम स्टडी की तरफ बढ़ाया। यहाँ अमन के जाने के 2 मिनट बाद एक लड़की मेडिकल ऑफिस में आई। किसी के आने की आहट सुन नेहा ने अपनी आंखें उठाकर उस तरफ देखा तो अपने सामने खड़ी लड़की को देख उसकी अनइंटरेस्टेड काली आंखें हल्की सी हिली और उसने सही से बैठते हुए उस लड़की को देखना जारी रखा। इधर वो लड़की जो अभी अभी मेडिकल ऑफिस में आई थी, उसने नित्या को देख अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और नेहा के पास आकर उसके सामने एक पैक बॉक्स किया। नेहा ने उस पैक बॉक्स को देखा जो गिफ्ट की तरह लग रहा था और अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोली, कहाँ से लाई? उस लड़की ने नेहा की बात सुन अपने होठों को दांतों से चबाते हुए कहा, मेरी सेविंग्स से खरीदा। ये सुन नेहा ने वो बॉक्स ले लिया और फिर उस लड़की को सवालिया नजरों से देखने लगी, जैसे कि पूछना चाहती हो कि आगे क्या। वो लड़की ये समझ गई और झुककर नेहा को गले लगाकर बोली, हैप्पी बर्थडे एंड थैंक्स बोल वो लड़की खड़ी हुई और वहां से चली गई। अमन जो अभी अभी स्टडी से बाहर आया उसे ये नजारा देखा कि एक लड़की नेहा के सामने झुकी और उसे गले लगाकर कुछ बोली और फिर वहां से चली गई, लेकिन इस बीच सोफे पर बैठी लड़की को ना ही गुस्सा आया, ना ही वो चिड़चिड़ी हुई और ना ही उसने उस लड़की को कुछ कहा। ये देख अमन ने आलस से सोफे पर बैठी लकड़ी को देखते हुए अपने होठों को जीभ से गीला किया और उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाए। नेहा ने उस लड़की के जाने के बाद उस गिफ्ट को टेबल पर रखा और उसे देखते हुए अपने पेन को चबाने लगी। अमन नेहा के पास वाले सिंगल सोफे पर आलस से बैठा और फिर टेबल पर अपने पैर रखते हुए नेहा के हाथों से उसका पेन लिया और उसकी कॉपी लेकर देखने लगा। नेहा ने यूं पेन लिए जाने पर उस आदमी की तरफ देखा जिसने उससे उसका पेन लिया था, फिर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर सोफे पर अपना सर टिकाया। अमन ने नेहा की कॉपी को देखते हुए धीरे से उसके पेन को पास में पड़े पेन होल्डर में डाला। उन 2 पन्नों को देखते हुए अमन का ठंडा चेहरा हल्का सा ब्राइट हो गया और उसने कॉपी को टेबल पर रखा, फिर 2 ग्लास में पानी डाला और एक ग्लास का पानी उठाकर पिया, फिर दूसरे ग्लास को देखते हुए हल्की सी टेबल पर नोक करना स्टार्ट किया। नेहा ने इस टक टक को सुना, फिर अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे आदमी को डिस्प्लेजर में देखने लगी, लेकिन उस आदमी को जैसे नेहा की नजर महसूस ही नहीं हुई हो और वो शांति से उस पानी के ग्लास को देख रहा था। नेहा ने उस पानी के ग्लास को देखा, फिर उसके बगल में रखे खाली ग्लास को। ये देख नेहा ने वो पानी का ग्लास उठाया और अमन ने टेबल पर नोट करना बंद कर दिया। ये देख नेहा ने चुपचाप पानी पिया और ग्लास को टेबल पर रखा। तभी कुणाल किचन से बाहर निकल कर आया और टेबल पर गरम गरम वेज बिरयानी की कढ़ी रखते हुए कहा, चलो तुम दोनों जाकर हाथ मुंह धुल कर आओ और तब कहना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अमन ये सुनकर उठा और क्लिनिक के पीछे बने कॉटेज में गया और कुणाल ने नेहा को क्लिनिक में बने वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो वॉशरूम है, तुम भी जाओ हाथ मुंह धुल कर आओ। अमन भाई तो गए। ये सुन नेहा उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। हाथ मुंह धुल कर नेहा वापस आई तो कुणाल ने उसे एक टॉवल देते हुए कहा, ये लो, ये किसी ने यूज नहीं किया है, ये नया है। ये सुन नेहा ने वो टॉवल लिया और अपना हाथ मुंह पोंछा, फिर नेहा ने वो टॉवल कुणाल को वापस दे दिया। ये देख कुणाल ने स्पीचलेस होकर नेहा को देखा, फिर गहरी सांस लेकर उसे सोफे पर रखा और नेहा अपने और अमन के लिए खाना निकाला। 10 मिनट बाद अमन भी आ गया। अमन ने अब अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने अब ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट लोवर पहना था। अमन टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए नेहा के सोफे की दूसरी साइड आकर बैठा और फिर अपना टॉवल खिड़की के पास रखे सोफे पर फेंका जहां नेहा का भी टॉवल था और फिर अपनी खाने की प्लेट उठाई। कुणाल ने ये देख अपना खाना खाना शुरू किया और नेहा से बोला, नेहा तुम भी शुरू करो। ये सुन नेहा ने अमन की प्लेट को देखा जिसमें पनीर था, फिर अपनी प्लेट को देखा जिसमें सब्जियां थी। ये देख नेहा ने नाखुश होकर कुणाल को देखा और अपना खाना खाना शुरू किया। अमन ने खुद से थोड़ी दूर बैठी लड़की को देखा जो नाखुश होकर अपना प्लेट देख रही थी। ये देख अमन ने अपनी प्लेट में पनीर के पीस को देखा और उसका एक बाइट लिया। आज अमन को ये पनीर रोट से ज्यादा टेस्टी लग रहा था। चटेंट ममता रावत मेंशन। नेहा के चले जाने के बाद ध्वनि जी ने विशाल जी से कहा, विशाल की आप तो जानते ही हैं ना कि अवंतिका कितनी बिगड़ी हुई है। मैं उससे कहती हूँ लेकिन वो को उसके दिल में होता है उसके जुबान पर। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। ध्वनि जी की बाय विशाला जी ने बात को खत्म करते हुए कहा, ध्वनि जी ये सब बच्चे हैं, आप ये सब छोड़िए और जाकर आराम कर लीजिए। आप थक गई होंगी ना, और वैसे भी 3 घंटे बाद पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तो सभी जाकर रेडी हो जाए। ये सुन सभी उठकर वहां से जाने लगे। पार्थ ने जाते हुए रूही से कहा, रूही नेहा हमसे अब बात क्यों नहीं करती। रूही ने अपने बाल जो गाल पर आ रहे थे उन्हें कान के पीछे करते हुए कहा, पता नहीं पार्थ,
मैं तो खुद ये बात जानना चाहती हूँ, वैसे ये छोड़ो, चलो अवंतिका के पास चलते हैं। इस पर देव ने रूही और पार्थ से कहा, पार्थ, रूही तुम दोनों जाओ, मैं और भाई आते हैं। इस पर रूही ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। देव यश के पास आया और दोनों यश के कमरे की तरफ चलने लगे। देव ने यश को देखकर कहा, भाई आपको क्या लगता है नेहा ऐसी क्यों है, और आज तो माँ पापा भी उससे कितने प्यार से बात कर रहे थे। देव की बात पर यश ने अपने पैंट के जेब में हाथ डालते हुए कहा, डोंट नो, मे बी ओनली दे नो समथिंग अबाउट इट। अच्छा मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, तू जाकर अवंतिका से मिल ले और उसे समझा कि अब वो बड़ी हो गई है सुनिए। सो नाउ इट्स नॉट गुड दैट एवरी टाइम यू हैव टू पोक समवन। ये सुन देव ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। यश अपने कमरे में आया और सोफे पर रखे अपने लैपटॉप को उठाकर कुछ काम करने लगा, तभी उसके दोस्त का कॉल आया। यश ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से यश का दोस्त बोला, यश तेरी वो मिठाई अवंतिका के स्कूल में उसकी क्लास में ट्रांसफर हो गई है। यहाँ अवंतिका के कमरे में अवंतिका मुंह फुलाए बेड पर बैठी हुई थी। रूही और पार्थ कमरे में आए और अवंतिका के पास बैठते हुए बोले, अवंतिका यार गुस्सा मत हो। अवंतिका ने पार्थ की बात सुन उसे घूरा, तब रूही ने उसको साइड से गले लगाते हुए कहा, अवंतिका यार गुस्सा मत कर, देख मेरा बर्थडे है आज, तो मुंह मत फुला, चल अभी तो हमें तैयार भी होना है, 3 घंटे में पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, हमें अभी वैक्स करना है, फिर फेशियल भी, फिर मेकअप भी। अबू मान जा यार, चल अब नाराज मत हो। रूही की बातें सुन अवंतिका ने उसे देखा, फिर बच्चों की तरह बोली, अच्छा ठीक है तेरे कहने पर, लेकिन अगर वो नेहा मेरे सामने आज पड़ी ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। ये सुन रूही ने हाँ में सर हिलाया और बोली, पक्का। तो अवंतिका हंसी और उसको गले लगाकर बोली, जो रेडी होने चले। इस पर रूही ने हाँ में सर हिलाया, तभी देव कमरे में आते हुए बोला, अवंतिका उससे पहले मुझे तुझसे बात करनी है। देव को सीरियस देख पार्थ ने कहा, क्या हुआ भाई। तो देव ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अवंतिका के पास आकर बोला, अवंतिका नेहा कैसी भी है लेकिन वो अब हमसे बात नहीं करती, नहीं अब वो भाई के पीछे पड़ी है, तो तू भी अब उसका पीछा छोड़ दे, वो तुझे तेरी बदतमीजी को इग्नोर करती है, वरना वो चाहे तो तुझे पीटे और उसके ये करने पर कोई उसे कुछ नहीं कहेगा 4 साल पहले की तरह। तो अब बस कर। देव को बात सुन पार्थ ने भी कहा, हाँ यार प्लीज अब चीजों को तू गंदा कर रही है, वैसे भी नेहा को हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुझे भी अब उसे इग्नोर करना चाहिए, वरना तुझे ऐसे ही पापा से डांट पड़ेगी। रूही ने भी कहा, हाँ वो नेहा को तू अब बस भूल जा। सबकी बात सुन अवंतिका ने आज जो कुछ हुआ और पिछले 4 साल से को कुछ हुआ है सब सोचा, फिर बोली, ठीक है लेकिन बस तुम सबके कहने पर, वरना मैं उसका मुंह तोड़ देती। अवंतिका की बात सुन देव, पार्थ और रूही मुस्कुराए और अवंतिका को गले लगा लिया। 1.5 घंटे बाद विशाल जी ने नेहा से घर आने के बारे में बात की, फिर उसे फोटो खींचकर भेजने का बोल उन्होंने फोन काट दिया और अपने सामने बैठी अपनी बीवी को देखते हुए बोले, निशा तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नेहा पार्टी में हंगामा नहीं करेगी। विशाल जी की बात सुन निशा जी ने अपने कपड़े अलमारी में रखते हुए कहा, ऐसे न करो चिंता विशाल, अब तुम ही बताओ वो, उसकी बीमारी, ये छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि इन 3 सालों में कितने लोगों के कॉल हमें आए हैं कि नेहा ने उनके बच्चों को पिटा है, और 4 साल पहले वो 1 साल के लिए पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। वो तो अच्छा था कि हमने सबसे ये कह दिया कि नित्या यूरोप गई है, लेकिन हमें तो पाया है ना कि वो पूरे 1 साल के लिए गायब थी। तुम बताओ ऐसी बच्ची के साथ मैं कैसे डील करूं। निशा जी की बात सुन विशाल जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, निशा नेहा पार्टी में नहीं आ रही, और 4 साल पहले वो जब गायब हुई थी तब भी तुम्हें उसकी चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि कहीं उसने कुछ ऐसा न कर दिया हो या उसके साथ कुछ ऐसा ना हो गया हो जो तुम्हारी रेपुटेशन खराब करे। तो मेरे सामने तुम अपना ये ममता मत दिखाओ। बोल विशाल जी खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। निशा जी ने जाते हुए विशाल जी को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े कपड़े को जमीन पर फेंकते हुए बोली, तो क्या करूं मैं, जब मैं उससे प्यार ही नहीं करती तो फिक्र कहाँ से लाओ। और वो क्या वो मुझसे प्यार करती है? नहीं, इसी को ठंडी आंखें, जब देखो तब वो मुझे उन ठंडी आंखों से देखती है, भला कौन सी बच्ची अपनी माँ को ऐसे देखती होगी। डिग्री 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 डिग्री। यहाँ स्कूल मेडिकल ऑफिस में नेहा ने अपना खाना खत्म किया और फिर खाली प्लेट को देख कुणाल की तरफ देखा, और जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि तभी अमन ने उसके हाथ से प्लेट ले लिया और बोला, कुणाल इन्हें रख देगा। बोल अमन ने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा और फिर बोला, तुम चाहो तो कुछ देर सो सकती हो, अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं, केक काटने में अभी टाइम है। अमन की बात सुन नेहा ने भी टाइम देखा तो अभी सिर्फ 6 बज रहे थे। नेहा ने फिर सवालिया नजरों ने अमन की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि कहाँ सोए। नेहा की नजर देख अमन खड़ा हुआ और बोला, तुम सोफे पर सो जाओ। बोल अमन ने कुणाल को देखा जिसने खाना खत्म कर लिया था और अब अपने पेट को सहला रहा था।
ये देख अमन ने कुणाल के पैरों पर एक लात मारी और थोड़े डिस्गस्ट के साथ बोला, सब साफ करो और स्टडी में पड़े फाइल्स पर रिपोर्ट बनाओ। अमन की बात सुन कुणाल ने मुंह बनाकर अमन को देखा, फिर खड़ा होकर सारे बर्तन उठाए और किचन में गया। फिर अमन ने भी वेंटिलेशन चालू किया और कुणाल ने टेबल साफ किया। सोफे पर नेहा आराम से लेटी और अपनी आंखें बंद कर ली। जब खाने की सारी स्मेल कमरे से गायब हो गई तो अमन ने वेंटिलेशन बंद किया और सोफे पर लेटी नेहा को देख ऐसी को सही से सेट किया और कमरे में जाकर एक कंफर्टर लाकर नेहा को उड़ा दिया। सोफे पर लेटी हुई नेहा को जल्द ही मिंट की हल्की खुशबू ने घेर लिया और धीरे धीरे उसे सच में नींद आ गई। यहाँ अमन भी खिड़की के पास वाले सोफे के पास आया और अपनी और नेहा की टॉवल को उठाकर खिड़की पर डाल दिया, फिर खुद भी सोफे पर लेट अपनी आंखें बंद कर ली। शाम हो चली थी, धूप जा रही थी। ऐस बड़ी ही के चलने की आवाज और उसकी ठंडी हवा, घड़ी की टिक टिक और हल्की सी मिंट की खुशबू ने पूरे मेडिकल ऑफिस को घेर रखा था। धीरे धीरे समय बीता और अब शाम से रात हो गई। जहां एक तरफ रावत मेंशन में पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, तो वही दिल्ली के सुनसान रास्ते पर आज डीएसपी प्रताप ने 26 लोगों का एनकाउंटर किया और उनकी लाश को आग लगा दी। तो इधर विश्वास अनाथालय में आज 31 बच्चों को नई जिंदगी मिली, तो यहाँ स्कूल मेडिकल ऑफिस में नेहा को शांति और अमन को शायद एक जंगली, नहीं पर्शियन कैट। चैप्टर 11 नेवर। कुणाल ने अपना काम खत्म किया तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। कुणाल ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, कुणाल सर, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए। ये सुन कुणाल ने अपने लिए एक सिगरेट निकाला और उसे जलाकर उसका एक कश लेकर बोला, वेद तुम यहाँ आना ही क्यों चाहते हो? वेद सिंह, अमन का एक सबोर्डिनेट जो कि पिछले 2 साल से अमन के साथ था, उसने कुणाल की ये बात सुन बिना किसी भाव के कहा, क्योंकि मैं मास्टर सिंह को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। बोल। वेद ने कॉल काट दिया और कटे हुए कॉल को देख कुणाल ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रोटेक्ट, और वो भी मास्टर सिंह को? बोल। कुणाल ने वेद को उसका लोकेशन भेज दिया। 30 मिनट बाद मेडिकल ऑफिस का दरवाजा खुला और एक 23 साल का आदमी मेडिकल ऑफिस के अंदर आया और कुणाल को आवाज देते हुए बोला, कुणाल सर। वेद की तेज आवाज सुन सोफे पर लेटे अमन की आंख खुली और उसने बैठते हुए वेद को देखते हुए कहा, शट अप। शायद अभी अभी उड़ने की वजह से अमन की आवाज थोड़ी दबी हुई थी। अमन ने फिर उस सोफे की तरफ देखा जिस पर एक लड़की आराम से सो रही थी और फिर अमन ने वेद की तरफ देखते हुए कहा, ऑफिस में वेट करो। ये सुन वेद ने हाँ में सर हिलाया और फिर अमन ने जहाँ देखा था उधर देखा तो एक लड़की आराम से अमन का कंफर्टर ओढ़े सो रही थी। ये देख वेद की आंखें फैल गई, लेकिन उसने जल्द ही खुद पर अमन की नजरें महसूस की और ये होते ही वेद तुरंत मेडिकल ऑफिस के पीछे बने कॉटेज की तरफ गया और ऑफिस में जाकर अमन का वेट करने लगा। लेकिन ऑफिस में आकर वेद को कुणाल मिला जो सिगरेट पी रहा था। वेद ने कुणाल के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वो लड़की कौन है? कुणाल ने अपनी सिगरेट का कश लेते हुए कहा, पेशेंट। ये सुन वेद की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और एक सिगरेट निकाल उसे जलाया और उसका एक कश लिया। यहाँ मेडिकल ऑफिस में नेहा आराम से सो रही थी। अमन ने नेहा को कुछ सेकंड के लिए देखा, फिर एस बड़ी ही को बंद कर दिया। एस बड़ी ही बंद होने के बाद नेहा को कुछ देर में कंफर्टर में गर्मी लगने लगी और उसकी नींद टूट गई। नेहा ने अपने ऊपर से कन्फोटा हटाया और फिर सोफे पर बैठते हुए आसपास देखा। शायद अभी उठने की वजह से नेहा की आंखें ठीक से खुल नहीं रही थी। नेहा ने अपनी आंखें माली और फिर अंगड़ाए लिया। इस बीच नेहा की नजर खिड़की के पास खड़े अमन पर गई जो ग्लास में पानी निकाल रहा था। अमन को देख नेहा आराम से बैठ गई। अब नेहा कल से काफी बेटर लग रही थी। उसकी काली डल आंखों में जिद और रिबेलियन दिख रहा था, जो कि नेहा के ठीक होने का प्रूफ था कि अब वो बीमार नहीं थी और उसकी स्पिरिट काफी बेहतर थी। अमन नेहा के पास आया और उसके सामने पानी का ग्लास रखा और खुद भी पानी पिया। नेहा ने भी पानी का ग्लास उठाया और पानी पिया। तभी कुणाल वेद के साथ ऑफिस में आया। कुणाल ने जग गई नेहा को देख एक स्माइल के साथ कहा, नेहा अब केक काटे। इस पर नेहा ने टाइम देखा तो अब 8 बज गए थे। ये देख नेहा ने हाँ में सर हिला दिया तो कुणाल ने वेद से कहा, जाओ जाकर फ्रिज से केक लाओ और प्लेट्स भी। ये सुन वेद ने अमन की तरफ देखा तो अमन ने जाने का इशारा किया और वेद वहां से चला गया। जल्द ही वेद केक लेकर आया तो अब तक नेहा ने हाथ मुंह धुल लिया था। वेद ने केक को खोला और उस पर एक कैंडल लगाई, फिर एक चाकू साइड में रखो थोड़ा दूर हुआ। नेहा ने जब वेद को केक सेट करते हुए देखा तो अमन ने, जो उसके बगल में खड़ा था, उसने कहा, ये वेद है। ये सुन नेहा ने अपना सर हिलाया और वेद साइड में खड़ा हो गया तो अमन ने कहा, नेहा। ये सुन वेद ने नेहा की तरफ देख पोलाइटली कहा, हेलो मिस नेहा। नेहा ने वेद को देखा, फिर धीरे से अपनी साफ आवाज में बोली, हेलो। फिर चाकू उठाकर कैंडल को फूंककर बुझाया और चाकू से केक को काटा। नेहा ने सिर्फ केक काटा था, लेकिन नेहा के चाकू उठाने के स्टाइल से और केक को कटने के तरीके को देख कुणाल और वेद दोनों को वो अजीब लगा और वही अमन के आंखों में हल्की चमक आ गई।
यहाँ रावत मेंशन में इस वक्त पार्टी अपने शबाब में थी। सभी गेस्ट रूही को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे और रूही उनसे थैंक्स बोल गिफ्ट रिसीव कर रही थी। इधर विशाल जी एक साइड में खड़े अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहे थे कि तभी नवीन जी विशाल जी के पास 3 लोगों को लेकर आए और उन्हें मिलवाते हुए बोले, विशाला इनसे मिलो, ये मेरे बचपन के यार हैं जो मसूरी में रहते थे, अब यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गए। ये है विजय कुमार और उनकी पत्नी विद्या और उनकी बेटी रश्मि। विशाल जी ने विद्या और विजय जी को हेलो कहा, फिर रूही को आवाज लगाया। जिसे सुन रूही उनके पास आई तो विशाल जी ने रूही को रश्मि से मिलाते हुए कहा, रूही ये रश्मि है चोपड़ा अंकल के फ्रेंड की बेटी, तुम इन्हें हमारा घर दिखाओ और इन्हें बाकियों से भी मिलवाओ। रूही ने विशाल जी की बात सुन रश्मि की तरफ देखा। रश्मि काफी सुंदर थी। उसने ब्लैक शिमरी पटियाला सूट पहना था जिसके साथ उसने अपने बाल अच्छे से गूंदे एक लंबी चोटी बनाई थी। रूही ने रश्मि को अपने साथ चलने को कहा और सभी को हेलो बोल रश्मि के साथ वहां से चल दी। रूही ने रश्मि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और स्वीटली बोली, हेलो मैं रूही रावत। रश्मि ने भी रूही से हाथ मिलाया और बोली, मैं रश्मि, रश्मि विजय कुमार। रश्मि का नाम सुन रूही ने ओ कहा, फिर अपने बालों को जो गाल पर आ रहे थे उन्हें कान के पीछे टक करते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलवाती हूँ। बोल रूही रश्मि को अपने साथ ले गई और जहां बाकी सभी थे वहां जाकर बोली, अवंतिका, पार्थ, देव, यश इनसे मिलो, ये रश्मि है पापा के फ्रेंड की बेटी, आज से ये हमारे V6 की 7वीं मेंबर है। रूही की बात सुन वो चारों मुड़े और अवंतिका ने जैसे ही रश्मि को देखा वैसे ही उसकी आंखें चमक गई और उसे रश्मि से तुरंत अटैचमेंट हो गई। और यही हाल बाकी तीनों का था। अवंतिका रश्मि के पास आए और उसके सामने एक्साइटेड होकर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो मैं अवंतिका। पार्थ और देव भी रश्मि के पास आए और खुद को इंट्रोड्यूस किया। रश्मि ने उन तीनों से बात की, फिर यश की तरफ देखा। रश्मि और यश की आंखें मिली और दोनों को करंट सा लग महसूस हुआ। रूही ने यश की आंखों को रश्मि पर टिके हुए देखा तो अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और फिर अपने अनकंफर्टेबल हॉट को संभालते हुए एक स्वीट स्माइल के साथ बोली, यश क्या तुम रश्मि से बात नहीं करना चाहते? यश ने रूही की बात सुना तो होश में आया और अपने हाथ रश्मि की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो आई एम यश चोपड़ा। रश्मि ने भी लाल गाल के साथ अपना हाथ यश के हाथ से मिलाते हुए कहा, रश्मि, रश्मि विजय कुमार। ये सुन यश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, काफी प्यारा नाम है आपका। रश्मि ने भी कहा, आपका भी। रश्मि और यश की इंटरेक्शन को देख रूही का दिल अनकंफर्टेबल होने लगा और उसने एक्सक्यूज में बोला और वहां से चली गई। लेकिन आज रूही पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबका ध्यान सिर्फ रश्मि पर था और हो क्यों ना भला वो फीमेल लीड जो थी इस दुनिया की। यहाँ स्कूल मेडिकल ऑफिस में नित्या ने अपना केक खत्म किया और फिर अपने प्लेट को देखने लगी। तभी अमन की ठंडी आवाज उसके कान में पड़ी, हॉस्टल जाने का वक्त हो गया है। अमन की बात सुन निया ने अपने होठों को दबाया और फिर चुपचाप अपना फोन निकाल बचे हुए केक की फोटो खींच विशाल जी को भेजते हुए अपनी चिड़चिड़ी और बेपरवाह साफ आवाज में बोली, मेरे लिए एक पीस केक पैक कर दोगे? निया की बात सुन कुणाल ने मजाल करते हुए कहा, क्या बात है निया, तुम कितना खाती हो? कुणाल की बात सुन निया ने उसकी तरफ अपनी काली आंखों में चिड़चिड़ापन के साथ देखते हुए कुछ सोचा और फिर अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, लेकिन फिर कुछ सोच निया ने अपना मुंह बंद कर लिया। अमन ने अपने बगल में बैठी लड़की को देखा जो अब एरोगेंट और गुंडों की वाइब्स दे रही थी, लेकिन इससे भी उसका एलिगेंस नहीं छुप रहा था और फिर अपना सर दूसरी तरफ कर अपनी खाली प्लेट को टेबल पर रखा और वेद से बोला, केक को पैक कर दो। ये सुन वेद उठा और बचे हुए केक को किचन में ले गया, फिर उसे एक ट्रांसपेरेंट टिफिन में पैक कर नित्या को लेकर दिया। निया ने वो टिफिन लिया, फिर अपना बैग लेकर उसने अपने जूते पहने और मेडिकल ऑफिस से निकल गई। अमन ने जाती हुई लड़की का बैग देखा। जाती हुई लड़की का बैग बिल्कुल स्ट्रेट था, एक प्राउड क्वीन की तरफ। उसके चलने का स्टाइल थोड़ा बेढंगा था लेकिन उसमें भी एलिगेंस थी। उस लड़की का बैग मानो ऐसा था जैसे ना जाने कितने जंग उसने लड़ लिए हो और अभी ना जाने कितने लड़ने हैं। ये ख्याल अमन के मन में जैसे ही आया वैसे ही उसके होठों पर एक मुस्कान छा गई, प्राउड क्वीन। अमन अभी जाती हुई निया को ही देख रहा था कि वेद ने मेडिकल ऑफिस का दरवाजा बंद किया और बोला, मास्टर सिंह, करण सर ने आपसे केस 101 के बारे में पता करने में मदद मांगी है। वेद की बात सुन कुणाल ने सोफे पर आराम से रेस्ट करते हुए कहा, केस 101, क्या ये वही कैसे नहीं जिसे डीएसपी प्रताप हैंडल कर रहे थे? कुणाल की बात सुन वेद ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, डीएसपी प्रताप ने ही कैसे को सॉल्व किया था, लेकिन उसके बाद इस केस की सारी फाइल्स को जला दिया गया और अगर कहीं और से पता करना चाहो तो नहीं कर सकते वैसे मास्टर सिंह। बोलते हुए वेद ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, एलडब्ल्यू से जल्द ही बात हो सकती है, लेकिन अभी तक हम नेवर को नहीं ढूंढ पाए हैं और ना ही उसके बारे में डार्क वेब पर कोई प्रूफ है। वेद की बातें सुन अमन ने सोफे पर लेटते हुए पेन स्टैंड से एक पेन निकाला और उसे देखते हुए कुछ सोचकर बोला,
LW से कांटेक्ट करो, देखो अगर वो हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, वरना नेवर को जल्द ही ढूंढना होगा। बोल अमन उठा और वो पेन लेकर अपनी स्टडी में चला गया। इधर निया हॉस्टल के अंदर लेकिन अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय वो एक दूसरे कमरे की तरफ गई जो इसके कमरे के अपोजिट था। निया ने एक कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाजे पर नॉक किया। जल्द ही दरवाजा खुला और नित्या के सामने वही लड़की थी जिसने निया को दोपहर में गिफ्ट दिया था। निया ने अपने सामने खड़ी लड़की को गौर से देखा। पतला सा शरीर, गर्दन तक आते छोटे बाल, छोटा सा चेहरा बिल्कुल बच्चों जैसा, लेकिन उसकी वो आंखें, वो कितनी मैच्योर थी। निया ने अपने होठों को जीभ से गीला किया, फिर उस लड़की की तरफ केक का टिफिन बढ़ाया। उस लड़की ने कुछ सेकंड देख केक को देखा, फिर अपने होठों को दबाकर वो केक ले लिया। ये देख निया की काली आंखें जो हल्की उलझन में थी वो वापस रिलैक्स हो गई और उसने अपनी बेपरवाह अंदाज में कहा, खा लेना। बोल निया वहां से अपने कमरे की तरफ चल दी। उस लड़की ने एक बार केक को देखा, फिर जाती हुई निया को जो अपने आप में ही कहीं खोई हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। हॉस्टल विंग में आते जाते बच्चों ने जब निया को देखा तो सभी चुपचाप अपने काम में लग गए और निया की तरफ छिपी छिपी निगाहों से देखने लगे। और भला वो क्यों ना देखे, क्योंकि निया थी ही इतनी खूबसूरत जिसे देख एक सुपरस्टार भी शर्मा जाए। चैप्टर 12 इनसिक्योरिटी। निया अपने कमरे में आए और फिर अपना बैग बिस्तर पर रखा और कुछ सोचकर अपना लैपटॉप बैग से निकाला और बिस्तर पर लेटते हुए उसे ऑन किया। लैपटॉप का पावर बटन दबाते ही लैपटॉप ऑन हो गया। नित्या ने लैपटॉप पर कुछ कोडिंग की जिसके बाद का विंडो ऑन हुआ और इस बार उस पर स्मूथ का इमेज था। निया ने उस विंडो को देखते हुए कुछ सोचा, फिर कुछ कीबोर्ड के बटन दबाए जिसके बाद वही वेबसाइट ऑन एयर। इस बार भी निया के सामने वही मैसेज आया, वेलकम LW, डू यू वांट टेक एन ऑर्डर। ये आइकन देख निया ने कैंसिल का बटन दबाया, फिर उसके बाद उस वेबसाइट की एक अलग विंडो ओपन हुई जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था SG। निया ने उस लोगो को इग्नोर किया और मेन्यू को ओपन किया जिसका चैट बॉक्स खोलने पर निया के सामने कई सारे मैसेजेस का आइकन दिखा। निया ने सभी मैसेजेस को इग्नोर किया और एक मैसेज विंडो को ओपन किया जिस पर लिखा था VK। निया ने उस चैट बॉक्स को खोला, फिर आए हुए मैसेज को देखा जो कुछ कोड्स थे। निया ने उन कोड्स को देख अपना सर मला, फिर कुछ कोड्स इंटर किए जिसके बाद वो मैसेज क्लियर हुआ तो निया ने पाया कि उसमें लिखा था, LW मैं दिल्ली में हूँ, क्या आपसे एक बार मुलाकात हो सकती है। ये मैसेज पर निया की इमोशनलेस आंखों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निया ने अपनी काली रिबेलियस आंखों से उस मैसेज को देखते हुए कुछ सोचा, फिर रिप्लाई किया, नो, और चैट विंडो बंद कर दी। फिर निया ने अपने लैपटॉप पर कुछ फाइल्स को देखा और उन्हें पढ़ उसका सर दर्द होने लगा। निया ने उन फाइल्स को डिलीट कर एक मैसेज पोस्ट किया, स्टॉप सेंडिंग फाइल्स। ये मैसेज कर निया ने उस साइट को बंद किया, तभी उसका फोन बजा। निया ने नंबर देखा तो ये प्राइवेट नंबर था। निया ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसी आदमी की आवाज आई जिसने आज 12 बजे कॉल किया था, निया आई जस्ट हैड सेंड अ फाइल टू यू, प्लीज चेक इट फॉर मी अर्जेंटली। उस आदमी की बात सुन निया ने अपने लैपटॉप पर फिर कुछ कोड्स एंटर किए और एक चैट बॉक्स ओपन हुआ। निया ने उस चैट बॉक्स में आए PDF को देखा, फिर जैसे ही वो उसे खोलने लगी कि तभी दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, निया डोंट ओपन इट, इट हैज वायरस द ट्रैक्स लोकेशन। स्कूल मेडिकल ऑफिस। वेद ने अपने सामने रखे लैपटॉप पर उस बड़े से पोस्ट को देखा जिसमें बड़े आसान तरीके से लिखा था, स्टॉप सेंडिंग फाइल्स। वेद ने उस पोस्ट को कुछ देर देखा और फिर उठकर वो स्टडी में गया जहां अमन अपना कुछ काम कर रहा था। वेद ने अमन के सामने वो लैपटॉप रखा और बोला, मास्टर सिंह आपको क्या लगता है कि LW हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा। वेद का सवाल सुन वही साइड में बैठे या कहे लेते हुए कुणाल ने अपने मुंह में एक सिगरेट का कश लेते हुए कहा, वैसे अमन भाई ये LW कितने साल का होगा। LW एक हैकर या कहे SG का कोर मेंबर जिसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। SG एक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास दुनिया के टॉप सीक्रेट है, जिसके पास वर्ल्ड के टॉप हैकर्स भी है, और सबसे बड़ी बात उसके पास नेवर की शायद इंफॉर्मेशन भी है। LW एक अनजान शख्सियत जिसका उम्र, नाम यहाँ तक कि जेंडर भी किसी को नहीं पता, उसे SG का ब्रेन माना जाता है। और क्यों ना माना जाए, 12 साल पहले SG की शुरुआत हुई और 11 साल पहले LW ने SG को ज्वाइन किया, लेकिन इसके 3 साल बाद LW SG से गायब ही हो गया। लेकिन 4 साल पहले LW वापस आया और उसने SG के स्टॉक प्राइसेस 100x ज्यादा कर दिए। 4 साल पहले SG ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन रखा जिसमें SG के मेंबर्स ने भी साइन किया और 10,000 लोगों में से SG ने अपने सभी एम्प्लॉय को निकाल सिर्फ 100 को रखा और उस कंपटीशन में 100 और जुड़े, जिसके बाद SG को आज तक कोई नहीं हरा पाया। स्पेशली केस 101 के बाद तो SG हैकिंग वार की डार्क हॉर्स बन गई और माना जाता है ये सब LW का किया हुआ है। लेकिन 9 महीने पहले LW फिर गायब हुआ और अब वापस आया था। दूसरी तरफ नेवर को हैकिंग वक का किंग या कहे भगवान कहा जाता है। 5 साल पहले नेवर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद उसने एक के बाद के नई टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश किया।
नेवर ने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हो सिक्योरिटी को तहस नहस नहीं किया बल्कि 26 देशों की टेक्नोलॉजी सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया। इसीलिए तो 27 देश की आर्मी नेवर के पीछे पड़ी है, लेकिन आज तक उन्हें नेवर के इस नाम के अलावा कुछ नहीं पता चला, ना ही उसका नाम, काम, चेहरा, जेंडर या एज। अमन ने कुणाल के सवाल को इग्नोर किया और अपनी वॉलेट आंखों को लैपटॉप पर टिकाया। ये शब्द देख अमन के आंखों के सामने जाने अनजाने में ही एक लड़की का खूबसूरत चेहरा आया, जिसकी आंखों में अक्सर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और गुंडागर्दी भरी हुई थी। वो चेहरा आंखों के सामने आते ही अमन ने अपने होठों को दबाया और फिर अपने काम में लग गया। वेद ने अमन का रिएक्शन देखा, जो कि कुछ नहीं था। ये देख वेद ने लैपटॉप उठाया और वही साइड में बैठ गया। तभी अमन की मनमोहक आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कह रहा था, मुंबई से मेरे 12th के नोट्स यहाँ भिजवा दो। अमन की बात सुन वेद और कुणाल दोनों ने साथ में अमन को देखा। वेद के चेहरे पर सवाल साफ झलक रहे थे और कुणाल के आंखों में गॉसिप, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं थी कि वो कुणाल से कुछ पूछ सके। तभी कुणाल को कुछ याद आया और वो बोला, कल रणविजय सर के साथ मीटिंग है, वो दिल्ली वापस आ गए हैं। रणविजय दत्ता, दिल्ली इंटरनेशनल के प्रिंसिपल। दिल्ली इंटरनेशनल कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ का एक गंदा बच्चा भी गवर्नमेंट के टॉपर से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ स्किल्स डेवलपमेंट पर भी फोकस करते हैं। और यही बात है कि हर साल दिल्ली इंटरनेशनल में आने के लिए लाखों बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, लेकिन एडमिशन किन्हीं 100 का होता है। रणविजय दत्ता सिर्फ एक स्कूल प्रिंसिपल ही नहीं, बल्कि मुंबई के दत्ता फैमिली के हेड भी है। जी से मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो इसी बात से पता चल सकता है कि रणविजय दत्ता कितना पावरफुल आदमी है। अमन ने रणविजय सर का नाम सुना तो उसने कुणाल की तरफ देखा। कुणाल अमन के देखने से समझ गया कि वो क्या पूछना चाहता है, तो वो बोला, रूमर्स है कि रणविजय सर को उनका वारिस है मिल गया है, और ये भी एक वजह है कि 3 साल पहले वो 1 साल के लिए हिमाचल के छोटे से गांव में रहे थे। वारिस सुन अमन की आंखों में इंटरेस्ट दिखा। अमन ने अपने पेन को टेबल पर नॉक करते हुए कुछ सोचा, जिससे टेबल पर टक टक की आवाज आ रही थी। कुछ देर सोचने के बाद अमन ने अपनी अट्रैक्टिव आंखों को कुणाल की तरफ किया और अपनी सेक्सी ये चार्मिंग आवाज में बोला, कहाँ है अपॉइंटमेंट? तो कुणाल बोला, नेशनल बॉक्सिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10 बजे सुबह। इस पर अमन ने कुछ नहीं कहा और अपने काम में वापस लग गया। यहाँ निया ने कुछ देर उस आदमी से बात की, फिर फोन के रक्षा दिया और अपने लैपटॉप पर एक नई विंडो खोली, जिसमें एक अचानक से एक रेड डॉट जला। ये देख निया को काली आंखों में हल्की परेशानी दिखी और निया ने उस लैपटॉप को बंद कर दिया, अपने कपड़े अलमारी से लिए और एक बात लेने गई। निया का हॉस्टल रूम इंडिपेंडेंट था, जो थोड़ा कॉस्टली था लेकिन आरामदायक भी। निया बात लेकर बाथरूम से बाहर आई। उसके गीले बालों पर टॉवल लगी हुई थी और उसने सिर्फ एक घुटनों तक आने वाली टी शर्ट को पहना था। निया की टी शर्ट उसके लिए बड़ी थी, तो वो हल्की कंधे से फिसल रही थी, जिससे निया के कॉलर बोन से होते हुए उसके कंधे तक एक टैटू बना हुआ था, जो रेड कलर का था। वो टैटू निया के गोरे बदन पर काफी अट्रैक्टिव और सीडिक्टिव लग रहा था। निया ने अपने टी शर्ट को सही किया, फिर अपने काले लंबे बालों को टॉवल से पूछा और फिर टॉवल तो टेबल पर रख वो बेड पर बैठी और फोन में सुबह 8 बजे का अलार्म लगा। निया ने नींद की दवाई खाई, तभी उसे याद आया कि उसने आज भी एंट्री शीट पर साइन नहीं किया। ये याद आते ही निया के सामने वो हैंडसम, चार्मिंग और सीडेक्टिव चेहरा सामने आया। वो चेहरा जैसे निया के आंखों के सामने आया, वैसे ही निया के चेहरे पर चिड़चिड़ापन आ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ रावत मेंशन में पार्टी अब खत्म हो चुकी थी। केक कट चुका था और सभी गेस्ट जाने शुरू हो गए थे। रूही ने सभी गेस्ट को थैंक्स कहा, फिर कुछ सोच उसने अपने कदम उधर बढ़ाए जिधर यश अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। रूही यश के पास आई तो उसने देखा कि यश अपना जूस पीते हुए रश्मि की तरफ देख रहा था। ये देख रूही ने अपनी मुट्ठी कसी और यश के पास आकर बोली, यश मुझे तुमसे कुछ बता करनी है। यश जी रश्मि की तरफ देख रहा था। उसने रूही की बात सुन उसकी तरफ देखा और एक स्माइल के साथ बोला, बोलो। रूही ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद किया, फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी मुट्ठी को खोल रूही ने यश का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक कोने में ले गई। रश्मि जो खुद भी चोरी चोरी यश की तरफ देख रही थी, उसने जब रूही को यश हाथ पकड़ खींचता देखा तो उसने सभी को एक्सक्यूज मी बोला और उनके पीछे गई। रूही ने यश को देखते हुए अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस लेकर बोली, यश आई लाइक यू, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? यश रूही के यूं खींच कर लाने पर हैरान था, लेकिन रूही का कन्फेशन सुन वो और हैरान हो गया। यश ने रूही को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, रूही हम सिर्फ दोस्त हैं, और दोस्त क्या बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। यश की बात सुन रूही के आंखों में से आंसू गिरने लगे और उसने अपने होठों को चबाना शुरू कर दिया। ये देख यश को रूही के लिए बुरा लगा और उसने रूही को गले लगाते हुए कहा, रूही मैं सच में तुम्हें बस मेरा बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ और कुछ नहीं। बोल यश रूही से दूर हुआ और बोला,
रूही तुम खुद को संभालो और दुनिया में बहुत अच्छे लड़के हैं, तुम्हें कोई ना कोई मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा। रूही ने यश की बात सुनी तो अपने आंसू को पोंछा और फिर बिना कुछ बोले वहां से भागते हुए जाने लगी। तभी वो वही खड़ी रश्मि से टकराए और दोनों जमीन पर गिर गए। रूही ने रश्मि को देखा, फिर खड़ी होकर गुस्से में बोली, तुम हमारी बातें सुन रही थी। रश्मि भी खड़ी हुई और रूही की बात सुन उसके गाल हल्के लाल हो गए और वो बोली, वो मैं बस यश। लेकिन रूही ने रश्मि को डिस्प्लेजर से देखा और वहां से गुस्से में चली गई। यहाँ यश जल्दी से रश्मि के पास आया और बोला, तुम ठीक हो? रश्मि ने हाँ में सर हिलाया और फिर एम्बारेस्ड होते हुए बोली, वो मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती थी, बस वो। यश ने रश्मि की बात और उसके लाल गाल देख हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। रूही जो अपना पर्स लेने वहां वापस आई थी, उसने यश की बात जब सुनी तो उसको गुस्सा आने लगा। आज रूही के दिल में पहली बार गुस्सा, नफरत जैसे इमोशंस आ रहे थे। रूही ने चुपचाप यश और रश्मि को इग्नोर किया और अपना पर्स जिसमें फोन था उसे लेकर वहां से जाने लगी। यश और रश्मि ने भी रूही को देखा। यश रूही के पास आने लगा, लेकिन ये फील कर रूही वहां से चली गई। रूही अपने कमरे में आए और फिर बिस्तर पर बैठ अपने पैरों को सीने से लगा रोने लगी। रूही को आज से पहले इतना बुरा कभी नहीं लगा था, और लगा भी था तो बस तब जब नित्या उसे इग्नोर करती या उससे गुस्सा होती। रूही को अपने रिश्ते खोने से डर लगता था, बहुत डर लगता था। वो नित्या की तरफ स्ट्रांग नहीं थी जो सभी को इग्नोर कर सके, ना ही वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो किसी से फाइट कर सके। रूही नेहा से बहुत प्यार करती थी और आज भी, लेकिन वो अवंतिका और बाकियों को खोने से डरती भी थी और यही वजह है कि उनके नेहा के बारे में बुरा बोलने पर जब रूही को बुरा लगता था तो वो कभी नेहा को डिफेंड नहीं करती थी। वो नेहा की चिंता करती थी, बस उसे अपनी चिंता जताना नहीं आता था और ये बात शायद दोनों में था। लेकिन नित्या फिर भी अपने को कंजंस दिखा देती थी, लेकिन रूही वो नहीं दिखा पाती थी। रूही एक छोटे बच्चे की तरह थी जिसे निशा और विशाल जी ने बड़े नाजुक तरीके से पाला था, जैसे गार्डन में उगते लिली के फूल। और नेहा एक कैक्टस की तरह थी, रेगिस्तान में धूप में बड़ी हुई और उसके रिबीट ने उसे और स्टिंग बना दिया। लेकिन ना ही रूही उस जन्म में स्ट्रांग बन पाई, ना ही इस जन्म में। 13 छोटू। रूही ने रोते हुए अपने स्टडी टेबल पर पड़ी अपनी और नेहा के फोटो को देखा, जिसमें दोनों हंस रहे थे। वो फोटो देख रूही खड़ी हुई और अपना पर्स लेकर उसने वो फोटो उठाए, लेकिन जल्दी जल्दी में उस फोटो के बगल में रखी उसकी पार्थ, देव, अवंतिका और यश की फोटो गिर गई। ये देख रूही नीचे बैठी और फोटो को उठाने लगी, तभी जल्दीबाजी में उसके हाथ में कहाँ से कट लग गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। ये सके रूही की आंखों से और आंसू गिरने लगे और उसका सिल्वर ड्रेस जो उसे घुटनों से नीचे जा रहा था उस पर खून लग गया। रूही ने ये देख उस फोटो को टेबल पर रख और घर से निकल बाहर आए और ड्राइवर से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, स्कूल चलिए जल्दी। ड्राइवर ने रूही की हालत देखी तो तुरंत कार में बैठा और 1 घंटे का रास्ता उसने 40 मिनट में पूरा किया। रूही कार से उतरी और ड्राइवर से बोली, थैंक्स, पापा को बोल दीजिएगा कि मैं निया के साथ हूँ। बोल रूही कैंपस में गई। सिक्योरिटी गार्ड ने रूही को देखा को उसने पूछा, किससे मिलना है? रूही ने ये सुन अपने होठों को दबाया, फिर बोली, नेहा रावत। नेहा रावत सुन सिक्योरिटी गार्ड ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया और रूही जल्दी से उस विंग की तरफ जाने लगी जिधर हॉस्टल बना हुआ था। करीबन 20 मिनट चलने से बाद रूही नेहा के हॉस्टल रूम के बाहर खड़ी थी। रूही ने नेहा की इमोशनलेस आंखों के बारे में सोचा, फिर दरवाजे पर पस से नोक किया। नेहा जो अभी 1 घंटे पहले सोई थी उसकी नींद दरवाजे पर आ रही नोक से खुली। नित्या ने दरवाजे की नोक को सुना तो अपना सर मला और बिस्तर से खड़ी होकर उसने दरवाजा खोला। नेहा ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला वैसे ही कोई उसके गले आकर लिपट गया और उसके कंधे में अपना मुंह छिपा रोने लगा। नेहा की लाल आंखें जो नींद टूटने की वजह से गुस्से और चिड़चिड़ेपन से भरी हुई थी, वो ये होते ही कंफ्यूज हो गई और उसका बैलेंस बिगड़ा और उसके कदम थोड़े पीछे हो गए। तभी नेहा के नाक में हल्की लेमन की और खून की खुशबू गई। नेहा ने अपना सर मला और उससे लपटी हुई अपनी बहन को स्पीचलेस होकर देखा, फिर खून का सोच नेहा ने रूही को खुद से अलग किया और 2 कदम पीछे होकर उसे देखते हुए बोली, खून। रूही ने अपनी छोटी बहन को देखा जो उसे अपनी भौहें सिकोड़ कर देख रही थी और स्पीचलेस थी। रूही ने खून सुन चुपचाप अपने हाथ नेहा के सामने किए जो खून से लथपथ थे। रूही ने नेहा को मासूम से चेहरे के साथ रोते हुए देखा और नेहा के एक्सप्रेशन देख उसको और रोने का मन हुआ। नेहा ने रूही के छोटे छोटे हाथों को देखा और उसमें लगे कट और चुभे कांच को देख उसने स्पीचलेस होते हुए अलमारी से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में गई। जल्द ही नेहा एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक लोअर पहन बाहर आई, फिर उसने रूही को देखा जिसके पैरों में भी चोट लगी हुई थी। ये देख नेहा ने उसे घूरा, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर लाए। नेहा की गोद में पड़ी रूही ने नेहा के कंधे में अपना सर छुपाया और उसके गले में हाथ डाल हिचकी लेने लगी। स्कूल मेडिकल ऑफिस। नेहा ने बंद मेडिकल ऑफिस पर पैरों से धक्का मारा जिससे जोर की आवाज हुई।
रूही ने नेहा की हरकत देख उससे लाल आंखों के साथ देखते हुए पूछा, छोटू ये सही है क्या? नेहा ने रूही के ये कहने पर उसे घूरा तो रूही चुप ही गई और वापस उसके कंधे में सर छुपा किया। नेहा से आती हुई हल्की खुशबू उसे बहुत अच्छी लग रही थी। कुणाल ने मेडिकल ऑफिस का दरवाजा खोला तो उसके सामने उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की को अपनी गोद में एक लड़की को लिए खड़े देखा। नेहा की गोद में जो लड़की थी उसने अपना सर छुपा रखा था। ये सीन देख कुणाल को लगा जैसे उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। नेहा ने कुणाल का शॉक्ड एक्सप्रेशन देखा तो उसने स्पीचलेस होते हुए कहा, पेशेंट। नेहा के चेहरे के एक्सप्रेशन देख कुणाल साइड हुआ और नेहा मेडिकल ऑफिस में आए और फिर रूही को सोफे पर बिठाया। लेकिन रूही के हाथों को अपने गले में आकर नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, रूही रावत अपने हाथ हटाओ। रूही ने नेहा की बात सुन उसे अपने लाल आंखों के साथ देखा। तभी उसे यश का बिहेवियर याद आया कि कैसे उसने उसके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की और रश्मि को इट्स ओके बोला। ये याद आते ही रूही ने गुस्से में नेहा के गले से अपना हाथ निकाला और रोते हुए चिल्लाकर बोली, तुम सब गंदे हो। तुम भी गंदी हो, तुम सब। रूही की इस हरकत को देख नेहा को सच में लग रहा था कि वो रूही की बड़ी बहन नहीं माँ उसकी माँ है। नेहा ने चिल्लाती हुई को रूही ध्यान से देखा। इस वक्त रूही के लंबे बाल जो खुले हुए थे वो बिखरे हुए थे। उसका छोटा सा मासूम चेहरा रोने की वजह से लाल हो रखा था। पहले बहे आंसू के निशान पूरे सहारे पर थे। उसकी सिल्वर ड्रेस बिखरी हुई थी, हाथ खून से लथपथ थे और मुट्ठी बनी हुई थी। उसके छोटे छोटे पैरों में ना चप्पल न हील्स, पैरों में भी खरोंचे भी लगी थी और हल्का हल्का खून भी बह रहा था। नेहा ने रोती हुई रूही को देख अपना सर मला और बोला, रूही अपने हाथ खोलो। ये सुन रूही ने उसकी तरफ अपने लाल आंखों से देखा। इस वक्त रूही एक परेशान की गई खरगोश की तरह लग रही थी। रूही ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं खोलूंगी। ये सुन नेहा ने उसे घूरते हुए कहा, मैं पापा को फोन कर रही हूँ, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। नेहा की धमकी सुन रूही ने रोना बंद किया और ने हाथों को खोल दिया। फिर अपने आंसू पोंछने लगी लेकिन उससे उसका सारा खून चेहरे पर लगने लगा। ये देख नेहा ने अपने होठों को दबाकर डिस्गस्ट के साथ उसका हाथ पकड़ा और बोली, क्या हुआ? ये सुन रूही की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो बोली, सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, सब जा रहे हैं। रूही की बात सुन नेहा ने उसके लिए एक ग्लास पानी निकाला जो वहां राजा हुआ था और उसकी तरफ किया। ये देख रूही ने अपने खून से भरे हाथों को देखा और रूही की नजरों का पीछा करते हुए नेहा ने भी उसके हाथ देखे, फिर उसको अपने हाथों से पानी पिलाया। रूही ने पानी पिया तो वो शांत हुई। कुणाल जो कब से दोनों को सके रहा था उसने ये देख कहा, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मैं दवाई लगा दूं। किसी और की आवाज सुन रूही ने उस तरफ देखा और अचानक से उसे बहुत एम्बारेसमेंट फील हुई और उसके खून लगे हुए गाल और लाल हो गए। कुणाल रूही के बगल में आकर बैठा और उसके हाथों को देखकर मेडिकल किट ओपन करते हुए बोला, वैसे प्रिटी लेडी आपको अपने हाथों से प्यार नहीं? प्रिटी लेडी सुन रूही को और शर्म आने लगी और उसने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है। नेहा ने अपनी बहन को देखा जो अब शर्मिंदा थी अपने बिहेवियर पर। ये देख नेहा की लाल चिड़चिड़ी आंखें हल्की नॉर्मल हुई और उसने सोफे पर रिलैक्स होकर बैठते हुए कहा, अब बताओ क्या हुआ? नेहा का सवाल सुन रूही ने एक बार कुणाल की तरफ देखा। कुणाल ने जब रूही को खुद को देखता हुआ पाया तो वो अपने हैंडसम चेहरे पर एक स्वीट स्माइल के साथ बोला, आओ मुझे इग्नोर कर सकती है। कुणाल की स्माइल देख रूही रिलैक्स हो गई और उसने नेहा की तरफ देख धीरे से कहा, मैंने यश से कन्फेस किया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुन नेहा ने चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि ये तो होना ही था। तब आगे रूही ने कहा, लेकिन उसको मेरे फीलिंग्स की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए थी ना। लेकिन उसने नहीं की। मैंने जब उससे कन्फेस किया तो वहाँ एक लड़की रश्मि हमारी बातें आकर सुनने लगी और मुझे उस पर गुस्सा बहुत आया। लेकिन जब मैं वहां से गई तो यश उसके पास गया और उस लड़की के ये कहने पर कि वो उसके पीछे आई थी यश ने उससे कोई बात नहीं कहा। ये क्या बात होती है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी बचपन से, उसे मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए था ना। पर नहीं, और आज तो अवंतिका, पार्थ और देव भी उस रश्मि के आगे पीछे घूम रहे हैं। वो लोग मुझे जैसे भूल ही गए हो। नेहा मैं क्या करूं? रूही की सारी बातें सुनने के बाद नेहा ने अपनी बहन की तरफ देखा। आज उसे एक बात पता चल गई थी अपनी इस बहन के बारे में और वो थी कि ये इनसिक्योर है। नेहा ने रूही को कुछ देर देखा, फिर कुणाल के मेडिकल किट से कॉटन लेकर उसे पानी में डिप किया और रूही के चेहरे को साफ करते हुए बोली, मैं क्या करूं? जाकर उन पांचों को पीटूं? नेहा का जवाब सुन कुणाल ने नेहा की तरफ देख थम्स अप का साइन दिखाया। नेहा ने उसे इग्नोर किया और रूही ने कहा, नहीं, वो लोग मुझसे तब बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ कि तुम सबके इग्नोर करने पर गंदा गंदा सुनने के बाद भी ठीक से अपना कंपोजर बनाकर रह सकती हो। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं या तो सामने वाले को मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। मेरा दिल कमजोर है। मुझे नहीं पता मैं अब उस रश्मि से कैसे डील करूँ और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे फीलिंग्स से। मुझे आज गुस्सा आया, नफरत सी फील हुई। यश के लिए मुझे बहुत गंदा लगा।
रूही की बातें सुनने के बाद नेहा ने अब रूही के साफ मासूम चेहरे को देखा और फिर बोली, मेरे पास रात के 11 बजे क्यों आए तुम? ये सुन रूही ने नेहा को देखते हुए गुस्से से कहा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगड़ा भी नहीं, पर तुम फिर भी मुझे नहीं पसंद करती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अगर हूँ तो बता दो, मैं जाकर समुद्र में कूद जाऊंगी। रूही के इस सडन आउटब्रस्ट से नेहा की आंखें, काली आंखें जिनमें गुंडागर्दी की हल्की झलक दिख रही थी, वो चमकी और नेहा ने कहा, तुम सच में बुरी हो। नेहा की बात सुन रूही की आंखें फिर लाल होने लगी और कुणाल ने ये सके रूही से उसकी दूसरी हाथ की बत्ती को बांध कर कहा, प्रीति लेडी आप अपनी बहन की बातों में मत आइए, वो मजाक कर रहे हैं। ये सुन रूही ने नेहा की तरफ देखा तो नेहा हल्के से मुस्कुराए और बोली, रूही रावत हो, तुम कितनी अमीर हो और तुम दोस्त के लिए रो रही हो। बोल नेहा ने रूही के माथे पर हल्के से नोक किया उंगली से, फिर आगे बोली, तुम्हें अगर सच में सच्चे दोस्त चाहिए तो तुम विश्वास अनाथालय जा सकती हो, वहाँ के बच्चे काफी अच्छे हैं, वो तुमसे बिना किसी मतलब के दोस्ती करेंगे। तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो, तुम्हें 4 लैंग्वेजेस आती है, तुम उन्हें क्लासेस दे सकती हो। नेहा की बात सुन और उसकी हंसी सके रूही उसके ऊपर फिर कूदी और उसे गले लगाते हुए बोली, सच्ची? रूही ने जैसे ही नेहा को गले लगाया वैसे ही उसे खुद पर किसी की नजर महसूस हुई, लेकिन एक्साइटमेंट में रूही ने इस बात को इग्नोर किया। नेहा ने अपने गले से लटकी लड़की को देखा और फिर आंखों में डिस्गस्ट के साथ उसे खुद से दूर करते हुए बोली, हाँ, कल सुबह कैसा रहेगा? रूही ने नेहा के आंखों का डिस्गस्ट इग्नोर किया क्योंकि उसे पता था कि नेहा को ये हग वगैरह पसंद नहीं, और एक्साइट्स होकर बोली, ओके तो मैं यही रुक जाऊं। ये सुन नेहा ने कुछ नहीं कहा और उसके ड्रेस को सही से पकड़ उसके पैरों को खुद के पैरों पे रखा और फिर कुणाल से कॉटन लेकर नेहा ने रूही के पैरों को साफ करना शुरू किया। रूही ने अपनी छोटी बहन को देखा जो उसका ख्याल रख रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे छोटू। छोटू सुनी कुणाल ने रूही से पूछा, छोटू? तो रूही ने खुश होकर कहा, नेहा का निकनेम छोटू है और मेरा मोटू। तभी सभी के कानों में एक चार्मिंग येट सेक्सी आवाज गई, छोटू। सभी ने इस तरफ देखा तो पाया कि अमन सिल्क के ब्लैक नाइट सूट में वहां दीवार के सहारे खड़ा था और उन्हीं की तरफ, या कहे छोटू की तरफ देख रहा था। जब 14 कंपटीशन, एक साफ आवाज सुन अमन अपने स्टडी से बाहर आया तो उसकी नजर नेहा और उसके बगल में बैठी रो रही लड़की पर पड़ी। अमन ने नेहा की तरफ देखा कि कैसे वो स्पीचलेस थी, फिर डिस्गस्टेड, फिर थोड़ी टेंशन में और बाद में थोड़ी सी खुश। अमन ने नेहा को देखा जो पेशेंटली अपनी बहन की बातें सुन रही थी, फिर जवाब दे रही थी। नेहा के जवाब उसी की तरह थे, बिल्कुल राउडी। तभी अमन की नजरों में उसकी वो हंसी पड़ी जिसे आज तक अमन ने नहीं देखा था, पर इसके बाद रूही को नेहा का गले लगाना, अमन को ये देखना उसकी आंखों में हल्का चुभा। तभी उसके कानों में छोटू गया। रूही की सारी बातें सुनने के बाद अमन को इतना तो पता चल गया था कि नेहा रावत की जिंदगी उसके नींद की तरह मेस्ड अप है और रूही रावत की जिंदगी हो रही है, लेकिन अमन को रूही से क्या? अमन ने छोटू सुन धीरे से कहा, छोटू। नेहा ने कुछ दूर खड़े आदमी को देखा जो ब्लैक सिल्क नाइट सूट में आलस से खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। अमन सिंह ठाकुर। आज अमन सिंह को देख कोई भी लड़की आराम से उस पर फ्लैट हो सकती थी। ब्लैक सिल्क का नाइट सूट जो उसके शरीर से हल्का सा चिपका हुआ था, जो उसके शरीर के आउट को हल्का हल्का दिखा रहा था। काले छोटे बाल जो शायद अभी ही धुले गए थे बिखरे हुए अमन के माथे पर आ रहे थे। वो अट्रैक्टिव वॉलेट आंखें जिनकी पलकें काली थी और घनी थी, जो पंख की तरह उसकी आंखों को बचा रही थी। छोटी सी नाक, फिर वो हल्की पिंक होठ। अमन का चेहरा अरबों में से एक का है, ये बात वहां बैठे तीनों आदमियों को भी पता था। नेहा को अचानक से महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। नेहा ने हल्के से अपना गला साफ किया और वापस रूही के पैरों पर पट्टी करने लगी। रूही ने अमन को देखा और उसकी आंखें चमक गई और उसने एक्साइटेड होकर कहा, आप स्कूल डॉक्टर हैं ना, जिन्हें देखने लड़कियों को लंबी लाइन लगती है? अमन ने ये सुन हल्के से अपना सर हिलाया और बोला, शायद। तब कुणाल बोला, रूही जी क्या मैं हैंडसम नहीं? ये सुन रूही ने कुणाल की तरफ देखा और उसके गाल हल्के लाल हो गए और उसने हाँ में सर हिलाया। रूही के लाल गाल देख कुणाल के होठों पर मुस्कान छा गई। अमन वहां पर रखे सिंगल सोफे पर बैठा और फिर जग में से 2 ग्लास पानी निकाला और एक ग्लास नेहा की तरफ किया और दूसरा खुद लेकर पीने लगा। नेहा ने उस पानी के ग्लास को देखा और फिर उसका खूबसूरत चेहरा हल्का लाल हो गया, पर नेहा ने बिना कुछ कहे पानी के ग्लास को उठाया और पानी पिया। रूही ने अमन की तरफ देखते हुए नेहा के कान में धीरे से कहा, जो कि उसे लग रहा था कि धीरे है, छोटू ये डॉक्टर क्या तुझ पर लाइन मरना चाहता है? अगर हाँ तो इस डॉक्टर से दूर रह, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स पसंद नहीं। रूही की एक धीरे से कही बात ना हो सिर्फ नेहा ने सुनी, बल्कि वहां बैठे उन 2 आदमियों ने भी। नेहा ने रूही की बात सुन उसे स्पीचलेस होकर देखा और फिर उसे अब पता चला गया था कि रूही सच में महसूस ही है। नेहा ने रूही को देखते हुए कहा, शट अप। ये सुन रूही ने मुंह बनाया और नेहा के कंधे पर सर रखा।
अमन ने रूही की बात सुनी तो उसकी तरफ अपनी वॉलेट आंखों से एक पल के लिए देखा। उसे शक हो रहा था कि रूही सच में नेहा की बहन है भी या नहीं। कुणाल को रूही की बात सुन हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, रूही डोंट वरी, मास्टर सिंह बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं है। कुणाल की बात सुन रूही ने कुणाल की तरफ देखा और फिर उसे अजीब तरह से देखते हुए बोली, यहाँ बच्चा कौन है? तो नेहा ने आखिरी पट्टी बांध रूही की तरफ देखा, जैसे वो अपनी आंखों से कहना चाहती हो तुम। रूही को नेहा की नजरें महसूस हुई तो उसने उसकी तरफ देखा और नेहा का लुक देख रूही ने अपने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम बच्ची हो। तो कुणाल बोला, यही तो मैंने कहा। तो रूही ने कुणाल की तरफ डिस्गस्ट में देखते हुए कहा, डॉक्टर नेहा का आज 18th बर्थडे था, तो वो बड़ी हो गई है और बच्ची वो सिर्फ मेरे माँ और पापा के लिए है। फिर कुछ सोच रूही ने फिर धीरे से कहा, माँ के लिए नहीं, सिर्फ मेरे और पापा के लिए। रूही की बात सुन नेहा ने उसकी तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि इन 4 सालों में वो पहली बार इतनी एक्सास्टेड हुई थी। नेहा ने रूही से कहा, ड्राइवर कहाँ है? रूही ने ये सुन अपने दांत दिखाते हुए कहा, घर पर। तो नेहा ने उसे घूरते हुए कहा, तो घर कैसे जाओगी? इस पर रूही ने नेहा के गालों को किस किया और बोली, आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। नेहा ने रूही के किस करने पर उसे डिस्गस्ट में घूरा और अपने गाल साफ किए और बोली, फाइन। बोल नेहा उठी और फिर रूही को वापस गोद में उठाया और डॉक्टर ऑफिस से बाहर निकल गई। अमन ने जाती हुई नेहा को देखा, जिसका बैक अभी भी स्ट्रेट था, और फिर उसके खूबसूरत चेहरे के बिगड़े हुए एक्सप्रेशन का देखा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया वैसे ही अमन का चेहरा वापस नॉर्मल हो गया। उसे रूही का नेहा के गाल को किस करना ये उसकी आंखों में चुभ रहा था। अगली सुबह नेहा ने अपना माथा मलते हुए अपनी बगल में लेटी नहीं सो रही बहन को देखा। नेहा को आज से पहले अपना कोई डिसीजन गलत नहीं लगा जितना उसे आज लग रहा था। और ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी रात रूही ने बात कर कर के उसका दिमाग ऑलमोस्ट खा लिया था। नेहा ने टाइम देखा तो अभी 7 बज रहे थे। ये देख नेहा उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई, क्योंकि मैच 10 बजे से शुरू होना था तो उसे 9 बजे निकालना होगा। नेहा फ्रेश अप हुई और फिर बाहर आकर रूही को देखते हुए एक ग्लास में पानी निकाला और पानी पीकर उसने रूही को जगाया, रूही, रूही उठो। नेहा की आवाज सुन रूही उठी और उसे देखते हुए अपनी अलसाए आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? मुझे सोने दो। ये सुन नेहा ने उसे देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ी और उसे उठाकर बाथरूम में ले गई। फिर उसे बाथटब में फेंकते हुए बोली, नहाकर फ्रेश होकर बाहर आओ, हम जाना है, आज मेरा कंपटीशन है, सो बी फास्ट। बोल नेहा वहां से बाहर चली गई और रूही जो अब पूरी गीली हो गई थी उसने अपने बैग को मलते हुए कहा, डेविल। यहाँ बाहर नेहा ने अपने कपड़ों को तरफ देखा, फिर उसकी नजर एक वाइट फ्रॉक पर गई जो उसे विशाल जी में गिफ्ट किया था। वो फ्रॉक नेहा ने बाहर निकाला और उसे बेड पर रखा, फिर अपने कपड़ों को सही कर वो कमरे से बाहर गई। नेहा फिर आज उसी दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई जहाँ कल उसने वो केक दिया था। नेहा ने दरवाजे पर नॉक किया तो जल्द ही दरवाजा खुला। नेहा ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, मेरी लीव लगा देना। उस छोटे बालों वाली लड़की ने नेहा की बात सुन कंफ्यूजन में कहा, क्यों? नेहा ने इम्पेशेंट होते हुए कहा, आज मेरा एक मैच है तो मैं आज बाहर रहूंगी। बोल नेहा वहां से चली गई। यहाँ कमरे में आकर नेहा ने अपना बैग पैक किया, उसमें अपने स्पोर्ट्स के कपड़े रखे और फिर अपने लंबे बालों की पोनीटेल बना, उसे गूंथा, फिर रबर लगा, उसे सेंच ले लिया। इतने देर में रूही भी नहाकर बाहर बाथरूम में आई। नेहा ने रूही को बिस्तर पर पड़े कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनरवियर और कपड़े नए हैं। ये सुन रूही के गाल हल्के लाल हुए, फिर उसने कपड़े उठाए और वापस वॉशरूम में गई। कुछ देर बाद रूही वापस आई तो नेहा ने उसके हाथ को देखा, फिर रूही को घूरते हुए बोली, ध्यान से बात लेना था ना, सारी पट्टी खुल गई। रूही ने नेहा के खूबसूरत से चेहरे को देखा जिस पर अब हल्का गुस्सा था और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम स्कूल मेडिकल ऑफिस से पट्टी करा लेंगे। ये सुन नेहा ने उसे स्पीचलेस होकर देखा। नेहा को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि रूही उसको अपने बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही थी। नेहा ने रूही को घूरा, फिर अपना एक शूज जो पहनने में काफी कंफर्टेबल था रूही की तरफ बढ़ाया। तो रूही ने अपने हाथों को जीता को दिखाया। ये देख नित्या जमीन पर बैठी और रूही को शूज पहनाया, फिर अपने शूज पहन नेहा ने रूही को चलने का इशारा किया। रूही ने अपना पर्स उठाया और उसे गले में डाल कमरे से बाहर निकली। नेहा ने अपना बैग उठाया जो सफेद था और वो भी कमरे से बाहर निकली, अपने कमरे को लॉक किया, फिर रूही के साथ हॉस्टल विंग से बाहर आई। अभी सुबह से 8 बज रहे थे, सभी बच्चे क्लास के लिए जा चुके थे तो नेहा और रूही को कोई नहीं दिखा। नेहा रूही के साथ मेडिकल ऑफिस आए और दरवाजे पर नॉक किया। इस बार दरवाजा वेद ने खोला। वेद ने अपने सामने खड़ी नेहा को देखा और फिर उसके बगल में खड़ी रूही को, फिर वो साइड हुआ और रूही और नेहा अंदर गए। नेहा ने चारों तरफ देखा, तब वेद ने कहा,
कुणाल सर बिजी है, मैं मास्टर सिंह को बुलाता हूँ। लेकिन तभी अमन अपने ब्लैक सिल्क की शर्ट के बाजू को फोल्ड करते हुए बाहर आया और नेहा को देख उसके आंखों में सवाल आए। अमन के सवालिया नजरों को देखते हुए नेहा ने अपनी शांत और साफ आवाज में कहा, इसका बैंडेज चेंज करना है। नेहा का जवाब सुन और उसका इशारा देख अमन ने रूही की तरफ देखा, जो व्हाइट ड्रेस में खुले बालों के साथ अच्छे बच्चों की तरह बैठी हुई थी और उसे देख बोली, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अमन ने भी धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। अमन की आवाज भले ही धीरे ही लेकिन वो अभी भी सेक्सी ही थी। अमन ने अपने शर्ट के बाजू को फोल्ड कर मेडिकल किट को उठाया और रूही को टेबल के पास रखी 2 चेयर्स में से एक पर बैठने का इशारा किया। रूही जल्दी से जाकर वहां बैठी और अमन उसके बगल में बैठा, फिर उसके हाथ को फिक्र, जिसका जख्म हल्का ठीक था पर अभी भी बदतर हालत में था। अमन ने रूही की चोट को पहले साफ किया, फिर उस पर दवाएं लगा, उस पर पट्टी बांधी। अमन का काम साफ सुथरा और फास्ट था। जल्द ही रूही के हाथों में पट्टी बांध गई और रूही ने अपनी स्वीट स्माइल के साथ कहा, थैंक्स डॉक्टर। और फिर नित्या से बोली, छोटू चले, तुम्हारे कंपटीशन के लिए लेट तो नहीं हो रहा ना। रूही की बात सुन अमन ने नित्या की तरफ अपने वॉलेट आंखों से देखा। नेहा ने अमन के नजर को खुद पर महसूस किया तो उसने अपने फोन से अपनी निगाहें हटाकर अमन की तरफ देखा और अपने सामने चेयर पर बैठे डॉक्टर को देख नेहा ने धीरे से कहा, टीएस। और फिर बोली, आज बॉक्सिंग का सिलेक्शन मैच है, नेशनल बॉक्सिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। नेहा का जवाब सुन अमन ने टेबल पर हल्के से अपनी उंगलियां बजानी शुरू की। टक टक टक। तभी कुणाल भी वहां आया और बोला, ओह तो तुम भी वही जा रही हो, हम भी वही जा रहे थे, तो तुम दोनों हमारे साथ चल सकती हो। ये सुन रूही की आंखें चमक गई और उसने कहा, सच में? अच्छी बात है नेहा, हम सब साथ में चलते हैं। नेहा ने अपनी बहन को देखा और अपने होठों को दबाया, फिर बोली, फाइन। ये सुन रूही ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ठीक है तो मैं पापा को बता देती हूँ कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। बोल रूही मेडिकल ऑफिस से बाहर गई। नेहा ने जाती हुई रूही को देख अपना सर मला, फिर कुणाल और अमन को सके बोली, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेहा की बात सुन कुणाल ने कहा, अरे कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी बहन तुमसे कुछ ज्यादा ही अलग है, मतलब कहा तुम गुंडी और कहा वो बच्ची। कुणाल की बात सुन नेहा ने उसे स्पीचलेस होकर देखा, तब अमन ने कहा, शट अप, जाकर गाड़ी निकालो, 8:30 हो गए। ये सुन कुणाल मेडिकल ऑफिस से बाहर गया और अब वहां सिर्फ वेद, अमन और नेहा बचे थे। वेद ने अमन को देखा जो अभी भी टेबल पर टक टक कर रहा था और बोला, मास्टर सिंह मैं बाइक से स्टेडियम के लिए निकलता हूँ। इस पर अमन ने हाँ में सर हिलाया तो वेद वहां से चला गया। अमन ने वहां पर नेहा को देखा, फिर टक टक करना बंद किया और आलस से अपने हाथ पर अपना सर रख अपने सामने खड़ी खूबसूरत सी लड़की को देखने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, कंपटीशन। नेहा ने अमन की सवाल सुन धीरे से अपनी साफ आवाज में कहा, बॉक्सिंग। इस पर अमन ने अपनी पलकें झपकाए और बोला, ओह, फिर कुछ सोचकर बोला, सिलेक्शन मैच। इस पर नेहा ने अपने होठों को जीभ से हल्का गीला किया और बोली, फॉर नेशनल्स। तो अमन ने कहा, ओह, फिर खड़े होते हुए बोला, चलो कार आ गई। बोल अमन अपने लंबी टांगों को आग बढ़ा वहां से निकला और जाते हुए अमन को देख नित्या के आंखों में थोड़ा इम्पेशंस और चिड़चिड़ापन दिखा और वो भी बाहर जाने लगी। स्टेडियम। एक 7 साल का आदमी आराम से बैठा हुआ अपने सामने बॉक्सिंग रिंग में प्रैक्टिस कर रहे प्लेयर्स को देख रहा था। उस आदमी ने नॉर्मल से शर्ट और पैंट पहना था, आंखों पर चश्मे और सर पर टोपी। उस आदमी को देखकर कोई भी यही कहता कि वो यहाँ पिकनिक मनाने आया था। तभी उस आदमी के पास एक 30 साल का आदमी आया और उस आदमी ने उस 60 साल के आदमी के बगल में बैठते हुए बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहा, रणविजय सर, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कुणाल। 15 मैच। कुणाल ने कार स्टेडियम के पार्किंग लॉट में लगाई तो रूही, नेहा और अमन कार से निकले। रूही ने अमन और कुणाल को देख कहा, थैंक्स यू डॉक्टर्स, नित्या चले। नेहा ने इस पर हाँ में सर हिलाया और अपने बैकपैक के स्ट्रैप्स को टाइट करते हुए कुणाल और अमन की तरफ देख बोली, थैंक्स। बोल नेहा रूही के साथ वहां से चले गई। जाती हुई नेहा को देख कुणाल ने अपना सिगरेट निकाला और उसे जलाते हुए बोला, मास्टर सिंह, आपको क्या लगता है उसके इतना रिबेलियस होने का कारण? उसकी शक्ल से वो एक खरगोश जैसी दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में उस प्राउड और एरोगेंस को देख वो किसी क्वीन की तरह नजर आती है। अमन ने कुणाल की बात पर जाती हुई नेहा की तरफ कुछ पल देखा, फिर कुणाल से बोला, चलो और मास्टर दत्ता वेट कर रहे हैं। इस पर कुणाल ने सिगरेट का एक कश लिया और बोला, श्योर। बोल कुणाल अमन के साथ स्टेडियम की तरफ दूसरी तरफ से चला। नेहा ने रूही को देख ऑडिटोरियम की तरफ अपनी संगमरमर जैसी सफेद उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, जाकर वहां बैठो और मैच देखो। बोर हो तो तुम बाहर जाकर कुछ देर घूम सकती हो। रूही ने नेहा के चेहरे को देखा जो बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल संगमरमर के सफेद पत्थर की तरह, और कुछ देर के लिए वो हैरान रह गई, फिर उसने अपना सर झटका और बोली, ओके। बोल रूही भी ऑडिटोरियम की तरफ चल दी।
यहाँ ऑडिटोरियम में अमन और कुणाल ने सभी जगह अपनी नजरें घुमाई, फिर रणविजय दत्ता को देखा जो फ्रंट रो में सेंटर की सीट पर बैठे हुए किसी से बात कर रहे थे। अमन ने अपने कदम उस तरफ बढ़ाए और रणविजय जी के पास आया। अमन और उसके पीछे कुणाल को देख उस 30 साल के आदमी ने रणविजय सर को झुककर वो किया और वहां से चला गया। अमन और कुणाल को देख रणविजय दत्ता जो 60 साल के थे उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, अमन, कुणाल आओ बैठो। अमन और कुणाल रणविजय सर के बगल में बैठे तभी एक अटेंडेंट उन तीनों के लिए चाय लाया। रणविजय सर ने ना किया। अमन और कुणाल ने चाय का कप उठाया और चाय का एक सिप लेते हुए अमन बोला, रणविजय सर, आप कैसे हैं? अमन का सवाल सुन रणविजय सर ने ऑडिटोरियम से नीचे बॉक्सिंग रिंग में देखा जहां प्लेयर्स आने एक थे और स्टेडियम में अब लोग। रणविजय सर ने बॉक्सिंग रिंग से अपनी नजर हटाए और बोले, बढ़िया, तुम बताओ। रणविजय दत्ता की बात सुन अमन ने चाय के कप को देखा। चाय का कप मिट्टी का था लेकिन उसको पर काफी बेहतरीन काम हुआ था। अमन ने उस कप की चाय को देखा जो रणविजय दत्ता की स्पेशल चाय थी। अमन ने कुछ देर तक उस चाय को देखा, फिर उसकी एक और सिप ली और बोला, आपका स्कूल मुझे काफी पसंद आया। अमन की बात सुन कुणाल ने लगभग लगभग अपनी चाय को बाहर ही निकाल दिया था मुंह से जो वो पी चुका था। कुणाल ने खुद को संभाला और फिर गहरी सांस लेते हुए सोचा, मास्टर सिंह आप ओल्ड मैन दत्ता से ऐसे नहीं कह सकते। अगर मुंबई के लोगों को ये पता चला तो एक बार फिर मुंबई में हल्ला हो जाएगा। इधर रणविजय जी ने अमन की बात सुनी तो वो हंसे और फिर अपने हाथ में पकड़ी काली मोतियों की माला को घुमाते हुए बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने, बोलते हुए रणविजय जी ने एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में देखा जिसमें अब एक पतली सी लड़की जो बेहद खूबसूरत थी अपने स्पोर्ट्स के कपड़ों में खड़ी थी। उस लड़की का पोस्टर काफी स्लोपी था लेकिन इससे उसके अंदर से निकलती गुंडागर्दी की हवा पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। उस लड़की का बैक स्ट्रेट था, उसे देख उसके आसपास के लोग इसके नौकर दिख रहे थे। मास्टर दत्ता ने अपनी नजर उस लड़की से हटाए और आगे बोले, मैंने अपना वारिस चुन लिया है। चट, कुणाल के हाथ में को कप था वो नीचे गिर गया और अमन भी इस बार थोड़ा हैरान था। रणविजय दत्ता ने अपना वारिस ढूंढ लिया। ये खबर अगर मुंबई के उन बड़े परिवारों को पता चलेगी तो बवाल मच जाएगा। और मुंबई में ही क्यों, फिर तो कोलकाता, बेंगलुरु और गुजरात में जो धमाका होगा उसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। अभी अमन यही सोच रहा था कि तभी उसने सुना कि कुणाल पूछा रहा था और मास्टर दत्ता से, कौन है वो? इस सवाल का जवाब अमन को भी जानना था। तो अमन ने अपनी वॉलेट आंखें और मास्टर दत्ता पर टिकाई जिन्होंने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वो मेरा वारिस बनाने को तैयार नहीं। ये बात अमन और कुणाल के लिए और भी ज्यादा शॉकिंग थी। भला दत्ता परिवार का वारिस कोई क्यों नहीं बनना चाहेगा। तभी स्टेडियम के स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई, The match has been began. The rule of this match have been changed for few reasons. The winner of fight will be the person who will stand on the stage till last. Thank you. स्पीकर से जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई वैसे ही नेक्स्ट सिटी बाजी और बॉक्सिंग रिंग में गेम शुरू हुआ। अमन की नजर उस रिंग में खड़ी लड़की पर गई जिसकी पीठ स्ट्रेट थी, उसके हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स थे और उसने इस वक्त शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना हुआ था। टी शर्ट स्लीवलेस था जिसकी वजह से उस लड़की के कंधे पर बना वो लाल टैटू साफ साफ दिख रहा था। वो लाल टैटू किसी तितली की तरह लग रहा था लेकिन दूर होने की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। अमन रिलैक्स होकर बैठा और आलस से बॉक्सिंग रिंग में देखने लगा। उस पतली सी लड़की के सामने एक हट्टी कट्टी लड़की खड़ी थी। उस लड़की का अब तक का स्लोपी स्टैंडिंग स्टाइल अब अलट में चेंज हुआ और अब वो सिर्फ रिबेलियस किड नहीं लग रही थी ना ही क्वीन, अब वो एक लोन वोल्फ की तरफ अलट होकर खड़ी थी। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई वैसे ही निया ने अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा। उस लड़की ने निया को देखते हुए एक स्मित दिया और जैसे ही उसके तरफ पंच मरना चाहा वैसे ही निया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। नित्या की लाल आंखों में एक्साइटमेंट था। नित्या ने उस पंच को डोज किया और एक पंच सीधे उस लड़की के पेट में मारा और वो लड़की तुरंत वहां से उड़कर पीछे गई और सीधे जमीन पर लैंड हुई। स्टेडियम में बैठे सभी लोग अभी जो कुछ हुआ उससे हैरान रह गए क्योंकि ये सब सिर्फ 4 सेकंड के टाइम जोन में हुआ। रेफरी ने खुद को संभाला और उस लड़की के पास जाकर काउंटिंग करना स्टार्ट किया। 1, 2, 3, 10। रेफरी के 10 बोलने पर जब वो लड़की नहीं खड़ी हुई तब रेफरी ने नित्या को विनर प्रूफ किया और फिर नेक्स्ट प्लेयर आया। इस बार की प्लेयर एक स्मार्ट प्लेयर थी और उसने टेक्निक बदल नित्या पर हमला किया पर इस बार भी सेम रिजल्ट था। कंटिन्यूअसली 9 प्लेयर्स को 15 मिनट में हराने के बाद नित्या को स्टेडियम में आए लोग एक मॉन्स्टर की तरह देख रहे थे। निया ने रेफरी की तरफ देखा और अपनी भौहें उठाई तो रेफरी कहते हुए पैरों से उसके पास आया और उसका हाथ उठाते हुए बोला, विन एंड द फाइनलिस्ट फिर नेशनल्स निया रावत फ्रॉम दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। ये कोई पहली बार नहीं था कि कम समय में एक फाइनलिस्ट चुना गया था लेकिन ये पहली बार था कि इतने कम समय में फाइनलिस्ट चुना गया था।
नेहा ने रेफरी की तरफ देखा, फिर अपने हाथ से ग्लव्स निकाल उसे वही फेंकते हुए बॉक्सिंग रिंग के बाहर गई और सभी जजेस और लोगों को इग्नोर कर वो सीधे अपने कोच के पास गई। नेहा ने कोच को अपनी काली आंखों से घूरते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी ठंडी आवाज में कहा, आई एम क्विटिंग दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैच एनीमोर। बोल नेहा वहां से जाने लगी, पर तुरंत को उसके पीछे चलते हुए बोला, नेहा लिसन, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू विन इंटरनेशनल्स and you know this very well that nobody can stand in front of you. Nia, give it a chance girl. कोच की बात सुन नेहा रुकी और फिर मुड़कर उस कोच को स्पीचलेस होकर देखते हुए बोली, You obviously know that they are not my match, even not you, so how can you expect me to fight with kids? किड्स सुन कोच ने नेहा को स्पीचलेस होकर दिल और बोला, तुमने जिनको पिता वो तुमसे ज्यादा उम्र के लोग थे। ये सुन नेहा ने डिस्गस्ट के साथ कहा, So what? They are not my match and sorry I don't do competition with inferiors. बोल नेहा चेंजिंग रूम में गई और अपने कपड़े चेंज कर वापस अपनी ब्लैक हुडी और व्हाइट जीन्स पहन वो बाहर अपने बैग के साथ आई और सभी को इग्नोर कर वो ऑडिटोरियम में आए और रूही को लेकर वहां से चली गई। नेहा के जाने के बाद ओल्ड मास्टर दत्ता अपनी कुर्सी से उठे और फिर अमन को देखते हुए बोली, अभी की बच्ची मैच खेल रही थी, उसका थोड़ा ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। बोल ओल्ड मास्टर दत्ता वहां से निकल गए। ओल्ड मास्टर दत्ता के जाने के बाद अमन भी खड़ा हुआ और कुणाल भी खड़े होते हुए बोला, क्या ओल्ड मैन दत्ता नेहा रावत के बारे में बात कर रहे थे? अमन ने ये सुन अपने लाइटर को हाथों में घुमाते हुए कुछ देर तक नीचे बॉक्सिंग रिंग को देखा, फिर वहां से निकलते हुए बोला, हम। ये सुन कुणाल की भौहें सिकुड़ गई और उसने कुछ सोचा और फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कहा, कहीं उनका वारिस। इतना बोल कुणाल रुका और उसने तुरंत अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। लेकिन अमन ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, पर वो किसी गहरी सोच में था। डिग्री 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 डिग्री। नेहा ने कैब रोकी और रूही के साथ कैब में बैठ विश्वास अनाथालय का एड्रेस बताया। करीबन 1 घंटे में कैब विश्वास अनाथालय के सामने रुकी। नेहा कैब से बाहर निकली और फिर कैब के पैसे देकर अंदर गई। रूही ने विश्वास अनाथालय में कदम रखते हुए कुछ सोचा, फिर बोली, हम कुछ लाए ही नहीं नेहा, चलो पहले कुछ खरीदते हैं फिर आते हैं अंदर। रूही की बात सुन नेहा ने अनाथालय को देखते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, यहाँ सब कुछ है। विश्वास अनाथालय में करीबन 250 बच्चे थे और उन सभी की जिंदगी एक मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे जैसी थी। सभी को यहाँ पर अपना अपना बिस्तर, अलमारी, स्टडी टेबल मिली थी, साथ में स्कूलिंग और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और पोषण भर पर खाना 3 टाइम। विश्वास अनाथालय 3 साल पहले बना था। इसमें जो बच्चे थे उन्हें कहीं न कहीं से बचाया गया था। विश्वास अनाथालय ने 3 सालों में काफी रेपुटेशन कमाई थी, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग आकर डोनेशन करते और पता नहीं कौन हराम 10 लाख रुपए बच्चों के लिए डोनेट करता था। नेहा रूही को मेन गेट से जब अंदर लाई तो उसने पहले एंट्री की, क्योंकि गार्ड ने नेहा को वहां पहले 3 बार देखा था, तो उसने उनका वेलकम किया। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़े तो आगे पार्क पड़ा, जहां पर बहुत सारे झूले थे। झूले पर खेलते बच्चों ने जब नेहा को देखा तो वो सभी चिल्लाते हुए उसकी तरफ आए, नेहा दीदी, नेहा दीदी। नेहा ने सभी बच्चों को देख एक मुस्कान के साथ देखा और पूछा, कैसे आप सब? उन बच्चों ने एक साथ नेहा को बड़ी सी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, हम अच्छे हैं। फिर कुछ बच्चों ने कहा, हाँ हमें यहाँ खाना मिला और टीचर्स हमें पढ़ाने आते हैं। इस पर नेहा ने उनके सर सहलाए और फिर रूही से सभी को मिलवाया। जल्द ही रूही और उन बच्चों की दोस्ती हो गई और रूही सभी के साथ खेलने लगी। हंसती हुई रूही को देख नेहा की अक्सर ठंडी आंखों में हल्की गर्माहट थी। फिर कुछ सोच नित्या अनाथालय के ऑफिस की तरफ चल दी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।